एक मिनट स्टॉप करना। चलो चले, स्टार्ट हुआ। आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। राधे राधे बेटा। वॉइस नहीं आ रहा है सर, क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? जल्दी से, जल्दी। हाँ, क्या बढ़िया, बिल्कुल एकदम वीडियो क्वालिटी बढ़िया दिखाई दे रही है। हाँ जी। हाँ, यस सर, यस सर। सर ये बैच में क्यों नहीं चल रहा है? यस सर यस सर यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राम राम जी बेटा। चलो, तो प्रयास की आज पहली क्लास है और मैं आपका स्वागत करता हूं प्रयास 25 बैच में, जो कि आज से शुरू होने वाला है। आई होप आप सब लोगों ने एक तरीके से पूरा डिसीजन ले लिया होगा कि इस साल आपको ड्रॉप लेना है और इस साल हर हाल में सिलेक्शन तक पहुंचना है। बिल्कुल, अभी कोई बच्चों का आवाज सुनाई नहीं दे रही लग रहा है? बोलो 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 बोलो। क्लियर है सर? सब लोग जरा एक बार जरा हार्ट का साइन बनाना जरा, जिन लोगों को आवाजें बिल्कुल बढ़िया सुनाई दे रही है, जिनको मैं बढ़िया दिखाई दे रहा हूं, सब लोग हार्ट का साइन बनाएं और फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम्म, लग रहा है मेरी आवाज ना आ नहीं रही है, हैं? जल्दी 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 जल्दी, आ रही है सर, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो चलो फिर क्लास की शुरुआत करते हैं यहीं से। जैसा कि आई होप आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो है हमें 11th और 12th दोनों क्लास के सिलेबस को एक साथ ही खत्म करना है और इसके लिए हमारे पास ज्यादा नहीं, मात्र 8 से 9 महीने हैं। इनफैक्ट 8 महीने ही आप मान के चलो। उसके बाद आपका जे मेंस 1 का पेपर होगा, फिर उसके बाद जे मेंस 2 का पेपर होगा और फिर आखिरी में जे एडवांस का पेपर होगा। और बुरा मानने वाली बात बिल्कुल नहीं है भैया, मैं किसी को आप में से रोस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को लो फील नहीं कराना चाहता हूं, लेकिन सच बात यह है कि प्रयास 1.0 हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है ये जेई एडवांस या जेई मेंस के रिजल्ट आने से पहले ही स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब ये बात सच है कि आप में से 99% वो बच्चे हैं जो ये मान चुके हैं कि इस साल उनका रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं है और अगले साल आप लोग चाहते हो कि हम अपने रिजल्ट को बढ़िया से बढ़िया निकाल के लेके आए। बुरा मानने वाली बात नहीं है बेटा। तो मुझे भी ये चीज क्लियर हो गई भाई साहब, 99% आप में से वो बच्चे होंगे जो ये मान चुके हैं कि भैया अगले साल हमको बहुत अच्छा करना है, अगले साल हमको सिलेक्शन के उस पार जाना है। तो जाहिर सी बात है इस बैच में मुझे बहुत बेसिक से उठाना पड़ेगा और उसके बाद मेंस होते हुए हम लोग एडवांस तक जाएंगे। फिर भी कुछ कुछ बातों के बारे में 15 मिनट में बात कर लेते हैं बेटा। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15 से 20 मिनट के बाद हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात जो मैं पिछले साल भी बोला था, ठीक इसी वक्त, ठीक एक साल पहले मैंने जो पिछले साल का प्रयास 24 का बैच था, पहली लाइन उनको यही बोली थी, आपको भी मैं यही लाइन बोल रहा हूं, क्या कि बेटा ज्ञान लेना है, ज्ञान देना नहीं है। आप समझो मेरी बात, अगर आप इतने बड़े ज्ञानी होते तो इस वक्त आईआईटी में होते, आप यहां पे नहीं होते। बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात सच है। तो इसलिए आगे से जय भैया जो भी सर यहां पर पढ़ाएं, प्लीज आप उनके हिसाब से चलो, वो आपसे बेटर जानते हैं। आप उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें, जैसे 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 सर बोले वैसे 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 ब्लाइंडली फॉलो करते जाओ। तो भैया पहली इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि ज्ञान जो है लेना है, ज्ञान देना नहीं है और अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। नेक्स्ट, उसके बाद
सर जी फाइंड आउट योर मिस्टेक्स, जाहिर सी बात है आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, फिर भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, फिर भी आपका जो रिजल्ट है आपकी एक्सपेक्टेशन के आधार पर नहीं आ पाया, कोई तो वजह होगी है, कोई तो वजह होगी। पढ़ाया तो पूरा गया था आप लोगों को, और आपके बैचेस के और बच्चे तो सेलेक्ट होके चले गए। बात समझ में आ रही है? कितने सारे बच्चे ऐसे थे भाई साहब जिन्होंने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आगे निकाल दिया, तेरी क्लास में ही होंगे बहुत सारे ऐसे, हो सकता है कुछ को तू जानता भी हो। तो ऐसा क्या वजह थी? उनका तो बढ़िया रिजल्ट आ गया, आपका थोड़ा सा पीछे रह गया। भाई मास्टर तो पूरी क्लास में एक जैसा पढ़ाता है, सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, सेम कंटेंट प्रोवाइड करता है, फिर ऐसा क्यों होता है कि क्लास के 10-15% बच्चे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के ले जाते हैं और बाकी जो है और 40-50% बच्चों का इतना खराब रिजल्ट रह जाता है कि भाई साहब भैया मैं क्या ही बोलूं, कुछ तो वजह होगी ना। तो प्लीज वो वजह फाइंड आउट कीजिए और ये आप ये समझिए कि अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है, 1 साल, और एक साल में आपको वो सारी कमियां निकालनी है और सारी कमियों को कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है और फिर उस पर काम करना है। जब तक आप काम नहीं करोगे वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिलीव मी, अगर तेरी इस बार परसेंटाइल अगर 97, तो ज्यादा बोल दिया बेटा मैंने, इस बार परसेंटाइल तेरी अगर 70-80 आ रही है तो अगली बार 75-85 आएगी, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर सुधार नहीं करोगे तो और खैर इसके लिए हम सब लोग हैं, हम सारे टीचर हैं, धीरे धीरे जो भी जहां जहां हमको तुम्हारी कमियां का एहसास होगा कि यहां तू गड़बड़ी कर रहा है, यहां तेरी कमियां हैं, उस पर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे ताकि बढ़िया से बढ़िया तेरा रिजल्ट इस साल निकल के आ सके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, डेली का डेली 13 से 14 घंटा पढ़ने की आदत डाल लो। आपको हो सकता है किसी बच्चे को आदत हो 5 घंटे पढ़ने की, किसी बच्चे को आदत हो 6 घंटे पढ़ने की, किसी बच्चे को आदत हो 3 घंटे पढ़ने की, किसी बच्चों को भाई साहब 1 घंटे में ही कमर टूटना स्टार्ट हो जाती हो। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये पेपर कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे इस साल कम से कम 12 से 13 लाख लोग पेपर देने बच्चे बैठे थे और जिसमें से रिजल्ट या सिलेक्शन होता है मात्र आईआईटी में तो मान ले 10,000 का, और जेईई मेंस और आईटी को मिला लो तो मुश्किल से 20 से 30,000 का। आप ये मान के चलो कि परसेंटेज रेशियो जो सिलेक्शन का वो 1 से 2% ही है। 1 से 2% का मतलब आप समझो कि 12 लाख में से 25,000 बच्चे अगर जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप ये समझो 11 लाख, समझ रहे हैं ना, मोर देन 11 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बेसिकली रिजेक्ट होके जाते हैं। या तू ये समझ ले कि जो बच्चे जेईई एडवांस देते हैं अगर वो 1.5 लाख हैं एग्जाम्पल के तौर पर, सबका सिलेक्शन नहीं होता ये तू भी जानता है, तो इसका मतलब 10 लाख 10.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जेईई एडवांस ने ये बोल दिया कि तुम तो हमारा पेपर देने के लायक भी नहीं हो। बात समझ में आ रही है? समझ गए होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 12 लाख में से 10.5 लाख बच्चों को जेईई एडवांस ये बोल देता है कि आप हमारा पेपर देने लायक ही नहीं हो, आप हमारे पेपर में बैठने के लायक ही नहीं हो। तो इसका मतलब आप समझ जाओ ये मजाक नहीं है, हलवा नहीं है, खूब मेहनत करनी पड़ेगी आपको, रगड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अगर अपने चारों तरफ देखें, कोटा में देखें, पटना में देखें, बच्चे दिन रात लगे पड़े हैं, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। करोगे मेहनत तभी उनको बीट कर पाओगे, नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। जो रिजल्ट अभी आया है वही सेम रिजल्ट आपका अगले साल आएगा, ज्यादा नहीं, 5-10 परसेंटाइल का अंतर आएगा बस। ये बात मैं आज ही बोलूंगा, कल से हम लोग का जो है फुल मोड में सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। फुल मोड में सिलेबस अभी भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये सब बातें बोलने का वक्त हमको बाद में नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से इसको पेन कॉपी पे लिख लेना कहीं ना कहीं। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद अगला। और हां, अगर ऐसा नहीं है कि डेली 13-14 घंटे पढ़ो तो उसका फायदा बहुत फायदा होता है। आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी लैंग्वेज को क्रैक करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी, आपकी जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है वो इंप्रूव होंगी। जब सारी चीजें एक साथ इंप्रूव होती है तभी जो है बच्चे के अंदर एक बढ़िया डेवलपमेंट निकल के आता है। उसके बाद दूसरा, जाहिर सी बात है, मैं ये मान के चलता हूं और ये बात सच भी होगी कि आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनकी परसेंटाइल जेईई मेंस 1 में 90 क्रॉस नहीं हो पाई होगी, क्योंकि अगर 90 क्रॉस हो गई होती तो आप जेईई मेंस 2 की प्रिपरेशन कर रहे होते, यहां पर इस बैच में नहीं होते। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि आप में से जो मुझे लग रहा है मैक्सिमम बच्चे, किसी की 30 परसेंटाइल होगी, किसी की 40 होगी, किसी की 70 होगी, किसी की 80 होगी, किसी की 85 होगी, थोड़े बहुत बच्चों की 90 से भी ज्यादा होगी, ऐसी बात नहीं है। थोड़े बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी 92, 93 होगी, उन्होंने सोच लिया होगा कि यार इस साल तो फोड़ा फाड़ी मचानी है, वो यहां पर आ गए, लेकिन वो काफी थोड़े होंगे। तो इसका मतलब ये बैच सब बेसिक से पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। सर जेईई मेंस लेवल, जेईई एडवांस लेवल तक जाओगे क्या? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन आपको सारी की सारी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, आपको पूरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। अगर कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में मैं सपोज 15 लेक्चर में समाप्त कर रहा हूं, 15 में चैप्टर तो समाप्त हो गया 13 लेक्चर में, और आखिरी के 2 लेक्चर में मैं आपको दे रहा हूं जेईई एडवांस के सेक्शंस, उसमें अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूं, तो आपको 15 के 15 क्लास अटेंड करनी है। ये नहीं कि भाई साहब शुरू की 7-8 क्लास अटेंड करी और छोड़ के चले गए और उसके बाद आगे की बातें आप लोगों ने छोड़ दी।
आपको पूरी की पूरी सारी की सारी क्लासेस अटेंड करनी है, ईच एंड एवरी, चाहे वो कभी भी किसी भी फॉर्म में आपको दी जाए, रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाए, लाइव फॉर्म में दी जाए, जैसे भी दी जाए। मैं तो बोलूं अगर कभी संडे को भी जरूरत पड़ रही है ना बेटा, संडे को भी अगर कभी जरूरत पड़ रही है तो आपको तैयार रहना है कि हां सर आप तो पढ़ाओ, हम तो आपके साथ हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 2 साल का सिलेबस है और टाइम हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है। उसके बाद थोड़ा सा जो है एक आइडिया और देख लेते हैं हम लोग सिलेबस का। आज हमारा जो है 22 अप्रैल 2024 को आज हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक। आप ये ना समझे कि आपकी प्रिपरेशन अभी दिसंबर में समाप्त हो जाएगी। काफी बच्चे यही सोच के बैठ लेते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अभी दिसंबर में समाप्त हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन 22 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रही है और जब तक मई या जून, जब तक जो है जेईई एडवांस वाले खुद नहीं बता देते कि हमारा एग्जामिनेशन की डेट इतनी है, जेईई एडवांस की जब तक फाइनल जो आपकी डेट नहीं आ जाती है तब तक आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। लेकिन 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 इसमें हम लोग किस स्ट्रेटेजी में चलेंगे वो एक बार देख लो। यहां से लेके जनवरी में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जाहिर सी बात है, तो हमारा जो सिलेबस कंप्लीट होगा वो दिसंबर में हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन अस, हम दोनों मिलकर कहां तक ले जाते हैं। प्लानर के हिसाब से दिसंबर में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा, इसके अंदर ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके अंदर हम लोग वो सारी चीजें कवर करेंगी जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर थ्योरी, एक होता है ना थ्योरी दे दिया भाई साहब, जेईई एडवांस ने बोल दिया ये है हमारा थ्योरी वाला पार्ट, ठीक, जिसमें वो सिलेबस लिख के देता है, बोले भैया हम यहां से सवाल पूछेंगे। तो वो जो थ्योरी वाला पूरा पार्ट है वो हम लोग कवर करेंगे दिसंबर तक। उसके साथ साथ हम खूब सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे क्लास की प्रैक्टिस में, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। जेईई मेंस के भर भर के सवाल करेंगे, जेईई एडवांस के भी सवाल करेंगे, और जेईई एडवांस के में आपको कुछ 2 लेक्चर अलग से जेईई एडवांस सेशन के दूंगा, जिसमें केवल हम जेईई एडवांस के लेवल के सवालों के बारे में ही बात करेंगे। इसी प्रकार से आपकी प्रिपरेशन चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। यहां पर जनवरी में आप देने जाओगे अपना पेपर। अब जब जनवरी में पेपर देने जाओगे तो यहां पे 2 प्रकार के बच्चे होंगे। एक बच्चा ऐसा होगा जिसकी परसेंटाइल जो है वो 96 से भी कम है, उस टाइम पे 96 से कम आई, 90 आई, 89 आई, 73 आई, 84 आई। तो ऐसे बच्चों को उस वक्त मैं बोलूंगा, उस वक्त भी हम लोग यही गाइड करते हैं, अभी भी मैं यही बात बोल रहा हूं आप लोगों को कि भैया वो बच्चे अब अपने अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए वो बच्चे फिर जेईई मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक। और जिन बच्चों की परसेंटाइल 97 से ज्यादा आ जाएगी, दैट मींस उनकी जेईई मेंस में 25-30 हजार रैंक आ रही है, इसका मतलब मेहनत करेंगे तो यस 10,000 के अंदर आ सकते हैं। फिर वो बच्चे सीधे के सीधे वो क्या करेंगे मेरे भाई, ओनली प्योरली जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे, ओनली प्योरली जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे। प्योरली जेईई एडवांस का मतलब सारे सवाल वो अच्छे लेवल के लगाएंगे। और किसी बच्चे की 97 परसेंटाइल से ज्यादा आ रही है तो उसका मतलब उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, उसको सारी थ्योरी आती है अच्छे से, उसे बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसको बस खूब सारे सवाल लगाने, अच्छे लेवल के सवाल लगाने, और उस प्रिपरेशन के बाद फिर वो जेईई एडवांस का पेपर देने जाएगा। ये सारी प्रिपरेशन हमारी तरफ से, पीडब्ल्यू सिस्टम की तरफ से आपसे करवाई जाएगी। यहां तक तो मैं आपके साथ हुई, यहां तक भी मैं आपके साथ रहूंगा। इसके बाद अगर मेरा स्लॉट खाली रहेगा, यस आई विल बी विद यू। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको अच्छे बच्चों को, वरुण बैच हो गया, जैसे आप जानते हैं वरुण बैच में क्या होता है कि केवल जो सिलेक्टेड बढ़िया बच्चे होते हैं, जो बढ़िया परसेंटाइल लेकर आए होते हैं, उनकी अलग से प्रिपरेशन करा दी जाती है। तो फिर उसके बाद हो सकता है ये वरुण बैच उनको भेज दिया जाए, हो सकता है वरुण बैच मैं लूं, हो सकता है कोई दूसरे सर ले, लेकिन जो भी है पीडब्ल्यू सिस्टम की तरफ से आपकी पूरी केयर की जाएगी टिल द लास्ट। जब तक आप जेईई एडवांस का पेपर नहीं दे लोगे तब तक हमारी तरफ से, पीडब्ल्यू सिस्टम की तरफ से आपकी पूरी की पूरी केयर की जाएगी। अब डिपेंड्स ऑन यू, यहां से तो हम पूरा ज्ञान देंगे, अब डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना डाइजेस्ट कर पाते हो। बात समझ में आ रही है? आप कितना डाइजेस्ट कर पाते हो ये आपके ऊपर है। क्लास यहां से लेकर यहां तक हम पूरा कवर करेंगे, पूरा सिलेबस बढ़िया से कवर करेंगे, बेसिक से करेंगे, जेईई मेंस तक जाएंगे, जेईई एडवांस तक जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना डाइजेस्ट कर पाते हो। क्योंकि भैया देख, मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली, मैं फिर से ही बात बोल रहा हूं, ठीक है। क्लास में ऐसे बच्चे भी होंगे जो जब यहां पेपर देने जाएंगे और बढ़िया 99.99% लेके आएंगे। आप ही की क्लास में बच्चे होंगे, तेरे साथ बैठे होंगे, अप्रैल से ही उन्होंने तेरे साथ ही बैच स्टार्ट किया होगा, यहीं से उन्होंने बैच स्टार्ट किया होगा, बेसिक उनको भी नहीं आता होगा, परसेंटाइल उनके भी 70, 80, 85 के आसपास परसेंटाइल होगी, लेकिन वो मेहनत करेंगे, 13, 14 घंटे पढ़ेंगे, टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, और जब वो यहां पहुंचेगा उनकी परसेंटाइल 99.9 के आसपास उनकी परसेंटाइल आएगी। तो देख लेना। और ऐसे बच्चे भी होंगे जो पूरे साल मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, जो पूरे साल इधर उधर ज्ञानबाजी करेंगे, टीचर को कंपेयर करेंगे, वो टीचर अच्छा पढ़ाता है, उस टीचर का कंटेंट ऐसा है, इस टीचर का कंटेंट ऐसा है, जब उनसे पूरी दुनिया भर की जो है बकैती करवा लो उनसे, ठीक है।
और जो उनके मेन टीचर उनको पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस नहीं करेंगे, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। उसको तो भाई साहब पीडीएफ से पढ़ेंगे, मास्टर ने बताया। बेटा पीडीएफ में जो लिखा होता है मास्टर केवल उतना कंटेंट थोड़ी ना कवर किया होता है। अगर पीडीएफ को मास्टर पढ़े तो 20 से 25 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करते पीडीएफ को, लेकिन क्लास 2 घंटे की होती है। इसका मतलब ईच एंड एवरी मिनट ऑफ द क्लास इज इंपॉर्टेंट। क्लास में जो मास्टर बोल रहा है, जिस हिसाब से चैप्टर को उठा रहा है, जिस हिसाब से टॉपिक को उठा रहा है, आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहा है, इधर उधर का एग्जाम्पल लेके आ रहा है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि क्लास में जो टीचर बोलता है वो सारी चीजें पीडीएफ पे नहीं लिखी होती है, ठीक है, वो सारी चीजें पीडीएफ पे नहीं लिखी होती है। तो ऐसे ज्ञानी लोग भी मिलेंगे कि भाई साहब जो बिल्कुल टीचर पे बिल्कुल ब्लाइंडली भरोसा नहीं करेंगे, वो कभी वो इसके नोट्स कंपेयर करेंगे, कभी इसके नोट्स कंपेयर करेंगे, कभी जो है कभी कहेंगे भैया इसका टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है, इसका खराब है। भैया कुल मिलाकर वो 3-4 महीने इसी में बर्बाद कर लेंगे और आखिरी में उनकी परसेंटाइल 60, 70, 80 भी बड़ी मुश्किल से आएगी। इनको बोलते हैं अव्वल ज्ञानी लोग। खैर इनका रिजल्ट जो भी आएगा वो इनको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये सड़क पे कहीं आपको दिखेंगे भी ना, कभी आपसे पूछोगे भी ना इनसे रिजल्ट, तो ये आपके सामने मुंह जो कहते हैं ना, मुंह छुपाते फिरेंगे, फिर ये भी नहीं बता पाएंगे हमारा इतना रिजल्ट आया था। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है बेटा, हमेशा दूर रहना है, क्योंकि ये लोग निगेटिविटी फैलाने वाले होते हैं। ये आपका भी कैरियर बर्बाद कर सकते हैं अगर आप इनकी बातों में आगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बेटा कोई स्पैमिंग नहीं होगी। ये सब लोग जानते ही हैं, कोई स्पैमिंग करेगा तो भाई साहब हम उसको ब्लॉक करा देंगे, फिर वो चैटिंग नहीं कर पाएगा। स्पैमिंग का मतलब ये है टीचर को अपने हिसाब से पढ़ाने दो, अननेसेसरी इररिलेवेंट चैट ना करो, ठीक है। किसी छोरी वोरी से बात ना करो, और कोई भी छोरी किसी छोरे वोरे से चटियाए ना। यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में केवल हम पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, या टीचर से इंटरेक्ट होने के लिए जो तू टाइप कर सकता है वो तू टाइप कर, लेकिन इधर उधर की बातें आप बिल्कुल टाइप ना करें। उसके बाद हाँ थोड़ा सा ये भी रहता है, क्योंकि क्लास में हर तरह का बच्चा होता है बेटा। एक बच्चा ऐसा भी होता है जिसकी परसेंटाइल 10 होती है, एक बच्चा ऐसा भी होता है जिसकी परसेंटाइल 98 होती है। जब हर प्रकार का बच्चा होता है तो टीचर ना तो उस 10 परसेंटाइल बच्चे के हिसाब से पढ़ा सकता है, ना उस 98 परसेंटाइल बच्चे के हिसाब से पढ़ा सकता है। अगर ये बैच ऐसा होता जिसमें सारे बच्चे 99 परसेंटाइल के प्लस होते तो शायद मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी कुछ अलग होती। और अगर ये बैच ऐसा होता है जिसमें सारे बच्चे 10, 15, 20 परसेंटाइल वाले होते तो मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी कुछ अलग होती। लेकिन ये बैच ऐसा है जिसमें हर प्रकार का बच्चा है। इसका मतलब यह है कि मैं हर प्रकार के बच्चे से के हिसाब से नहीं पढ़ा सकता। अगर मैं 10 के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो 99 वाला बोलेगा क्या हो रहा है, और मैं 99 वाले के हिसाब से बोलूंगा तो 10, 15, 20, 30% वाला बोलेगा भाई ये क्या हो रहा है, तो बिल्कुल बाउंसर जा रहा है। इसलिए मैं सबको साथ लेके चलूंगा, बेसिक से एडवांस तक हम चलेंगे। इसके लिए भैया अगर कोई चीज आपको आती है और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो पेशेंस के साथ उसको सुनो, या फिर उस दौरान आप अपने पुराने नोट्स रिवाइज कर लो। और अगर सपोज कोई हाई लेवल जा रहा है तो आप उसमें कोशिश करो, समझने की कोशिश करो सर कौन सी चीज कैसे बता रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा का पूरा रोज का रोज बेस्ट दो। उसके बाद अब बात आती है क्लास कंटेंट। अक्सर ये सवाल बच्चे पूछते हैं, बोले सर क्लास कंटेंट से सफिशिएंट है क्या सर? हाँ बेटा बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है। पिछले साल भी मैंने ये बात बोली थी प्रयास 24 में, ठीक, कि बेटा क्लास कंटेंट में मैं तुझे जितना करा दूं, क्लास में मैंने तुझे जितना करा दिया, अगर तूने तमीज के साथ उतना कर लिया तो 25 क्वेश्चन अगर जे मेंस में आते हैं तो 25 में से तू 22, 23, 24 ऑन द बेस ऑफ क्लास नोट्स करके आ सकता है। और बच्चे करके आए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो करके आए हैं कि सर क्लास में से 23 सवाल तो हमारे भाई साहब क्लास नोट से ही आ गए, सब 20 सवाल तो क्लास नोट से एज इट इज आ गए, सर जी जो है 21 सवाल तो हम लोगों ने क्लास नोट बेस पर ही आ गए। ऐसे बहुत सारे बच्चे उन्होंने करके दिखाया है, लेकिन उन्होंने पूरी क्लास को ब्लाइंडली फॉलो किया है। कुछ बच्चे तो भैया ऐसे थे, बोले सर 13, 14, 15 सवाल तो ऐसे थे जो एज इट इज क्लास नोट से निकल के आ गए, एज इट इज आ गए। ठीक, तो ये आपके साथ भी होगा, ये मैं आज बोल रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो इसको कहीं रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, आपके साथ भी यही होगा। अब डिपेंड करता है कि आप कितना कैच कर पाते हो। बात समझ में आ रही है? मैं यहां से जो अभी कंटेंट दूंगा आप कितना कैच कर पाते हो कि आपका हाजमा भी खराब ना हो, ठीक है, वो आपको ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यस, क्लास कंटेंट का मतलब केवल क्लास नोट्स नहीं है। मैं एक बात और बोल देता हूं, क्लास कंटेंट का मतलब भाई साहब क्लास नोट्स प्लस होमवर्क प्लस एडवांस सेशन। एडवांस सेशन मैं आपके लूंगा अलग से चैप्टर के लास्ट में। होमवर्क मतलब जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो आपको ट्राई करना है रोज का रोज। अगर आपने इतना कर लिया तो बिलीव मी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तू 25 में से 23 सवाल, 25 में से 22 सवाल अगर तू करके आए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं जेईई मेंस में। अब बात आती है सर जेईई एडवांस में। बेटा जेईई एडवांस में मैं बस इतना बोल सकता हूं अभी के लिए, अगर आपने मेरी सारी बातें फॉलो करी, अगर आपने मेरी सारी बातें फॉलो करी तो जेईई एडवांस का 60 to 70% पेपर आप अटेम्प्ट करने के लायक हो जाओगे। लेकिन सारी बातें फॉलो करनी पड़ेगी। अभी मैं अटेम्प्ट करने के लायक बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा। भैया विराट कोहली इतना अच्छा प्लेयर है लेकिन वो भी 0 पे आउट हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रोहित शर्मा का पोटेंशियल क्या है तो आप बोलोगे भाई साहब ऐसा भी कोई दिन आ सकता है कि वो 300 रन मारते वनडे में।
ठीक है, 264 तो मार ही चुका है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मैच में वो 264 मारता है। कभी वो 0 पे भी आउट हो जाता है, कभी 10 पे भी आउट होता है, कभी 20 पे भी आउट होता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि उसको खेलना नहीं आता, खेलना आता है उसको। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब वो क्रिकेट मैच में खेल रहा होता है तब ऐसा भी नहीं है कि कोच उसके कान में बोलने जाता होगा, देख ऐसा आएगा ना उसको ऐसे मारना, देख ऐसा आएगा उसको ऐसे मारना, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपका एज ए कोच ही हूं, जो मैं आपको पूरी थ्योरी बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन एग्जामिनेशन में तुझे ही जाके परफॉर्म करना है। एग्जामिनेशन मुझे नहीं देना, एग्जामिनेशन तुझे ही देना है। तू वहां जाके अगर सवाल गलत पड़ेगा तो उसमें टीचर की कोई गलती नहीं, उसमें तेरी गलती है। वहां जाके कैलकुलेशन मिस्टेक करके आएगा, वहां जाके गोला गलत भर के आएगा, वहां जाके क्लास में आए हुए सवाल भी अगर तू ठीक करके नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है बेटा, और वो कमी आपको सुधारनी है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं उसके बाद। और उसके बाद भैया सीधी सी बात यह है, तुम में से आई होप, मुझे बात पता है, काफी बच्चे अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी होंगे, काफी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में भी क्लास अटेंड करेंगे, वहां का टेस्ट वगैरह भी देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफलाइन क्लासेस का जो टेस्ट पेपर होता है बहुत ही टफ आ जाता है, जरूरत से ज्यादा टफ आ जाता है कि 10% 15% मार्क्स निकालना भी मुश्किल होता है। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। वो लोग सोचते होंगे आपका लेवल और राइज करने के लिए, वो सोचते होंगे कि आप हर तरह के पेपर्स के साथ आप पहले से पहले ही खेल लो। लेकिन अगर इन दैट केस कई कोई बच्चा डिमोटिवेट होता है तो उसे मैं यही बोलूंगा बेटा कि पीवाईक्यू ही सच्चाई है। आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, आप कोई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, अगर आपसे पीवाईक्यू जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बन रहे हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। जेईई मेंस के 90% और जेईई एडवांस के 70 to 80% अगर पीवाईक्यू आप खुद से बना ले रहे हो, खुद से, सॉल्यूशन देख के नहीं। ये नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया, अब मैं भी तो यही सोच रहा था, है मोमेंटम ही तो कंजर्व करना था, इसमें वैल्यू पुट करनी थी, मैं भी यही सोच रहा था, हो गया टिक। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तू सोच रहा था ना तो करके दिखा। सर इसमें वैल्यू पुट करते सोच रहा था ना तो वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकाल के दिखा। अगर आप खुद से 70% जेईई एडवांस के सवाल या 80% जेईई एडवांस के सवाल खुद से आप कर ले रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वक्त तो और भी बहुत है। उसके बाद मैंने बताया ना, जेईई मेंस 1 के बाद आपके सामने 4 महीने का वक्त होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी हो सकता है। ठीक, वो जब 4.5 महीने जब तू अपनी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से प्योरली जेईई एडवांस ओरिएंटेड करेगा तो फिर तो कोई पेपर बच ही नहीं सकता, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो एडवांस का हो। एंड उसके बाद ये बात सच है कि भैया पीवाईक्यू ही सच्चाई है और पेपर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही आएगा। 10 से 15% का वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है कि पेपर अगर टफ साइड जाना है तो 15% पेपर टफ आ गया और पेपर थोड़ा इजी साइड जाना है तो 5-6% थोड़ा सा इजी हो गया। लेकिन जो जेईई एडवांस का पेपर हमेशा आया है, जो जेईई मेंस के पेपर आजकल हमेशा आ रहे हैं, इसी ऑर्डर में ही आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई पेपर आपको आसान लग रहा है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 2-2 सवाल, 3-3 सवाल टफ कर दे, बस वो पेपर टफ बन जाएगा। और अगर जैसा पेपर आ रहा है उसमें 2-2 सवाल आसान कर दे तो पेपर तेरा आसान हो जाएगा। लेकिन ये बात श्योर है कि सिलेक्शन 40% पे हो जाएगा जेईई एडवांस में। ठीक, जेईई एडवांस की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आपको पूरा पेपर नहीं करना होता है, पूरा पेपर नहीं करना होता है, आपको केवल 40% पे सिलेक्शन हो जाएगा और 50% तूने कर लिया तो तू जेईई एडवांस में 1000 के आसपास रैंक लेके आ जाएगा, 1012 के आसपास। और तूने 60% कर लिया पेपर अगर, तो भैया तेरी रैंक 500 के अंदर आ जाएगी। तू देख लेना किसी भी साल का पेपर उठा के, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना कि 60% अगर तूने कर लिया तो तेरी जो जेईई एडवांस की रैंक है 500 के अंदर आ जाएगी। लेकिन वो 60% करने के लिए तुझे अपनी तरफ से भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट उसके बाद भैया, उसके अलावा कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर जी ये बता दो, सब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इस बैच में सबका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बेटा टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है, टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है, फिर भी 10 से 15% बच्चों का सिलेक्शन होता है, 80% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं तुम सबका सिलेक्शन करा दूंगा, या कोई टीचर ये बोले कि तुम सबका सिलेक्शन करा देंगे, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आपके बैच में कम से कम जैसे जैसे वक्त बीतेगा, कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, कुछ बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, जब तक ये 8-10 दिन के अंदर का स्लॉट अगर मैं बोलूं, कम से कम 50,000 बच्चे कम से कम आपके इस बैच में होंगे। 50,000 तो आईटी में शीट भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? लक्ष्य में 1.25 लाख बच्चा बैठा हुआ है, 1.25 लाख बच्चे लक्ष्य में, ठीक है, लक्ष्य में 1.25 लाख बच्चा बैठा है, 50,000 के बच्चे आसपास आप लोग हो जाओगे, फिर प्रयास 2.0 आएगा, फिर 3.0 आएगा। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल होता कि सबका सिलेक्शन, इतनी तो सीट भी नहीं है, सीट तो मात्र 10,000 है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है ना, इसको तू ठुकरा सकता है ना मैं ठुकरा सकता हूं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोलूंगा अपना रोज का रोज बेस्ट करो,
रोज की रोज क्लासेस अटेंड करो, रोज का रोज होमवर्क करो और अपना रोज का रोज बेस्ट करो। यही इकलौता मंत्र है। और सबसे बड़ी बात, लास्ट तक टिके रहना। बस तुम लास्ट तक टिके रहना। मैं बस ये चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बात सुन ले, मैं ये चाहता हूं कि जो तेरा पोटेंशियल है, जो तेरी कैपेबिलिटी है, मैं उससे बेटर रिजल्ट तेरा ला दूं। अगर तेरी हैसियत 1,00,000 रैंक लाने की है, 1,00,000 रैंक, ठीक है, तू अगर मुझसे पढ़े तो मैं ये चाहूंगा कि 1,00,000 रैंक लाने की अगर तेरी हैसियत थी तो वहां से तू कम से कम 30,000 तक आ जाए। अगर तेरी 50,000 रैंक लाने की हैसियत है तो मैं चाहूंगा वहां से तू 5,000 के अंदर आ जाए। और अगर तेरी हैसियत 25-30,000 रैंक लाने की है तो मैं चाहूंगा कि तू 2,000 के अंदर आ जाए। और अगर तेरी हैसियत 10-15,000 रैंक लाने की है तो मैं चाहूंगा कि तू 500 के अंदर आ जाए। बात समझ में आ रही है? जो तेरा बेस्ट पोटेंशियल है, वो कहते हैं ना तेरी लिमिट ही है भाई, इससे ज्यादा हम नहीं ला सकते भाई साहब। तो वो जो इससे ज्यादा है ना, कोई बच्चा कहेगा सर मैं 30,000 से ज्यादा मेरी बस की बात नहीं है सर रैंक लाना। मैंने कहा तो ठीक है, फिर तो हमारी बातें फॉलो कर, फिर तो हमारी बातें फॉलो कर। अगर तेरी 30,000 रैंक लाने की जो है काबिलियत है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 3,000 के अंदर लाने की पूरी कोशिश की जाए। तू उधर से कर, हम इधर से करेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी एक बच्चा बोले सर मैंने पूरे साल मेहनत करी और सर मेरे तो जिंदगी खराब हो गई, मेरा तो कैरियर बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई? बोले सर पूरे साल मैंने मेहनत करी, ठीक है, और मेरे मार्क्स सारे 160। सर आपकी सारी बातें फॉलो करी हमने, सारी क्लास अटेंड करी हमने, और मार्क्स मेरे 160 ही रह गए। मैं सोचा था कि 250 मार्क्स लेके आऊंगा, 220 लेके आऊंगा। मैंने कहा पूरे साल मेहनत की है ना तूने, तभी तेरे 160 आए हैं। और अगर तू मेहनत नहीं करता ना तो 60 नंबर भी नहीं आते तेरे। समझ मेरी बात को, 60 भी नहीं आते तेरे, ठीक है ना? फिर तो भाई साहब प्राइवेट कॉलेज में भी ठीक से एडमिशन है। 160 आ गए हैं, ठीक है, 160 ठीक है, इट्स ओके। उतने अच्छे मार्क्स नहीं है लेकिन उतने बुरे भी नहीं है। अगर तेरी 97-98% आ जाती है तो 20,000 के आसपास किसी ना किसी एनआईटी पहुंच जाएगा तू, ठीक है। लेकिन अगर तू पढ़ता ही नहीं, तू मेहनत ही नहीं करता पूरे साल, फिर तो 60 नंबर भी नहीं आते तेरे, ठीक। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं प्रैक्टिकली सही बोल रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद भैया लास्ट तक टिके रहना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लास्ट का लेक्चर होता है वहां से भी सवाल हो जाता है। जैसे पिछले साल देख रहे प्रयास 2024 में लास्ट में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। मैंने बच्चों को ये बात बोला था कि देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज तक इस क्लास तक टिके हुए हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा। बिलीव मी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या 30% रह गई थी। मतलब 70% बच्चे ऐसे थे जो गिव अप कर चुके थे, ठीक है। 30% बच्चे वहां तक थे और मैं बच्चों को बोल रहा था कि भैया यहां से गारंटेड है कि सवाल आना ही आना है, पक्का पक्का। 2 घंटे का मैंने एक लेक्चर लिया था, 2 घंटे मैंने खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी। मैंने बोला इतना कर ले, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और इस साल तू पेपर उठा के देख ले, जेईई मेंस जनवरी का अटेम्प्ट हो या अप्रैल का अटेम्प्ट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सवाल आए हैं और सारे के सारे क्लास नोट से आए हैं। और जो बच्चे उस टाइम पे क्लास सिंसियर तरीके से अटेंड कर रहे थे वो सारे बच्चे सवाल सही करके आए हैं। और जिस बच्चे ने सपोज में क्लास नहीं पढ़ी, नहीं अटेंड करी, तो भैया वो सवाल नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये बात मैं आपसे बोलूंगा भैया, लास्ट तक टिके रहना है, ईच एंड एवरी क्लास अटेंड करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और हां एक बात और, आपकी जेईई एडवांस की जो प्रिपरेशन है वो मई तक चलती रहेगी, मई तक चलती रहेगी। बात समझ में आ रही है? अब तुम्हारा जो मेंस 1 का रिजल्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आप इतने ओपी हो, आपने खूब मेहनत की है, तो आप जेईई मेंस 1 में अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। 98-99% लाके दिखाओ आप, ठीक है। 98-99% लाके दिखाओ। अगर आपने लाके दिखा दिया, इसका मतलब फिर आप जेईई एडवांस के लिए फोड़ाफाड़ी मचाओ जाके। और सपोज आपकी परसेंटाइल वहीं अटक गई 92, 93, 94, तो भैया खूब मेहनत करो और सबसे पहले जेईई अटेम्प्ट 2 दो बढ़िया तरीके से, उसके बाद जेईई एडवांस के बारे में सोचना। बात समझ में आ रही है? मैं बस इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूं, आप ये ना सोचें कि शुरू से ही प्योरली जेईई एडवांस ओरिएंटेड पढ़ने जाओ। अगर ऐसे जाओगे आपका हाजमा खराब हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है? चीजें थोड़ी आराम से दी जाती है। इसका मतलब आप ये मत समझना, मैं फिर से बोल देता हूं, कुछ बच्चे सोचते हैं अरे सर शुरू से ही सर हाई लेवल का पढ़ाओ, सर शुरू से जेईई एडवांस के हिसाब से पढ़ाओ। बेटा शुरू से ही मास्टर ने जेईई एडवांस के हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दिया ना, तो तुम में से सबका हाजमा खराब हो जाएगा। पेपर तो छोड़, बीच में गिव अप करके हो सकता है कॉमर्स या आर्ट वगैरह ले लो आप जाके। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे हम लेवल उठाएंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद जेईई मेंस लेवल को जाएंगे और फिर जेईई एडवांस तक जाएंगे। और फिर जेईई एडवांस के ऐसे सेशन भी लेंगे जिसमें धुआं निकल जाए बढ़िया तरीके से तुम लोगों का। बोले यार ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ भैया ऐसा भी होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो बस ये सारी बातें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद मैं बस आपसे ये चाहूंगा कि आप 2 बातों का प्रॉमिस मुझे अभी करें। पहला प्रॉमिस, बोले यस सर मैं रोज की रोज, रोजाना का रोजाना अपना बेस्ट दूंगा, 13 से 14 घंटा पढ़ने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरा, बोले सर मैं लास्ट तक टिका रहूंगा। तो सब बच्चे यहां पर जो है नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में भी टाइप करें, बोले सर आपकी ये दोनों बातें हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे टिल द लास्ट, अभी के अभी।
जल्दी से। जल्दी, यस सर नहीं चलेगा, कह रहा है यस सर। हाँ यस सर नहीं चलेगा बेटा। कद्दू गैंग रॉक, हाँ बेटा कद्दू गैंग तो रॉक करेगा ही, उसके लिए कल मिलते हैं ना। हाँ आज यूट्यूब की क्लास है ना, हाँ इसलिए कद्दू बद्दू के बारे में बात कल करेंगे। समझ गया बात है सर। अब यस सर नहीं चलेगा, नीचे टाइप कर, ये कह रहा है यस सर ना, नीचे टाइप करो यस सर, लास्ट तक टिके रहेंगे और रोज का रोज अपना बेस्ट देंगे, 13 से 14 घंटा पढ़ने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। टाइप कर नीचे जल्दी से। और हाँ एक बात और देख, अरे भैया मैं तो इस बार रिजल्ट भी लाया हूं निकलवा के, ये देख, ये वो बच्चे हैं जो पिछले साल प्रयास 1.2 में थे। बात समझ में आ रही है? और प्रयास 1.2 में क्लास अटेंड किया करते थे, और ये इनके बढ़िया बढ़िया धांसू धांसू रिजल्ट आए हुए। ठीक है, ठीक तेरी तरह, ठीक एक साल पहले इन्होंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया था, बिल्कुल तेरी तरीके से। इनमें से ना जाने कितने बच्चे ऐसे थे जिनकी परसेंटाइल 80% थी, 75% थी, 85%, ना जाने कितने सारे बच्चे थे, ना जाने कितने सारे बच्चे थे। और बेचारों ने खूब मेहनत करी, अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो किया, सारे क्लास नोट, सारे होमवर्क रोज के रोज करते चले गए। अब भाई साहब तू देख ले इनका रिजल्ट, किसी का 99.9 आ रहा है, 99.84 आ रहा है, 99.86 आ रहा है। ये सारे रिजल्ट तेरे सामने हो, सारे के सारे वेरीफाइड है, सारे के सारे रिजल्ट वेरीफाई है बेटा। ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है आप सब लोगों के लिए। और रिजल्ट इतना ही नहीं है, रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, मेरे पास समय नहीं था, टीम के पास भी उतना ज्यादा डाटा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सारे रिजल्ट में यहां लाके दिखाने लगो तो अच्छा नहीं है। बस आपके लिए इतना काफी है कि इतने सारे बच्चे थे जिन्होंने खूब मेहनत करी और अपनी मंजिल तक पहुंचे, और ये सब इस साल जेईई एडवांस फोड़ने वाले, सब जेईई एडवांस फोड़ने वाले। ठीक, इसमें ना जाने कितने ऐसे थे, यहां पे कुछ का तो रिजल्ट भी इंडिविजुअल लेके आए हैं भाई साहब, कि फिजिक्स में तू देखेगा 100% वाले भी, ठीक है, 3-4 बच्चों का रिजल्ट तो मेरे पास ऐसा है जो फिजिक्स में 100% लेके आए। ठीक, फिजिक्स में 100% है, 99.4% है, इसकी भी 100% है, 99.91% है, इसकी भी 99.73 है, 99.57 है। ये सारे प्योरली ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, 99.57, 99.85, ये सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा जो प्योरली ऑनलाइन ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करे थे, और उन्होंने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लाके दिखाया है। पिछले साल प्रयास बैच में थे 99.91, ये तो बहुत है भाई, 99.91, समझो मेरी बात को। ठीक है, आई विश ठीक एक साल के बाद जब मैं प्रयास 1.2 क्लास ले रहा हूं या कोई दूसरे सर क्लास ले रहे हूं, तो आप लोगों का रिजल्ट यहां पे शो हो। ठीक है, और आप लोगों का रिजल्ट शो करके जो सर है या जो मैं हूं वो एक एग्जाम्पल दे रहे हो कि देखो बच्चों, इन बच्चों ने मेहनत करी थी और बढ़िया तरीके से लोग सेलेक्ट होकर आईआईटी में जा रहे हैं। पक्का गारंटेड है सबका आईआईटी। अब फाइट रैंक की है कि भाई कौन कितनी रैंक पे पहुंचता है, कोई 100 के अंदर पहुंचेगा, कोई 500 के अंदर पहुंचेगा, कोई 1000 के अंदर पहुंचेगा, लेकिन सिलेक्शन पक्का श्योर शॉट है। और वही कंटेंट पढ़ के, वही कंटेंट पढ़ के, वही सवाल लगा के, समझ में आ रही है बात? बस अंतर इतना है, इन्होंने खूब मेहनत करी है और शायद किसी बच्चे ने कम मेहनत की होगी तो उसका रिजल्ट भी उतना कम आया होगा। ठीक है बंधु? हाँ सर, मैं आपकी बातें फॉलो करूंगा बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलो तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि फिजिक्स की पहली क्लास है। ठीक है, पहला चैप्टर आता है वैसे यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट, मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है लास्ट में। ठीक है, उसको हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन तो जानता है भाई साहब, उसमें फिजिक्स नाम की कोई चीज होती नहीं, उसमें सारे फॉर्मूले आते हैं फिजिक्स के, और वो फॉर्मूले शायद आपको पता ना हो अभी। तो जब हम लोग पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले हमें याद हो गए होंगे, तब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, तो उसका मजा ही कुछ और है। तो मैंने उसको लास्ट में शिफ्ट कर दिया है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा ले कि इसमें मैथमेटिक्स के हम वो टूल पढ़ेंगे जिनकी फिजिक्स में आवश्यकता है। समझ रहे हो मेरी बात? आप ये मत समझना कि आप पूरा का पूरा फिजिक्स, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स करा दो सर, सर में पैराबोला पूरा पढ़ा दो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी पढ़ा दो सर इसमें जो एलिप्स भी पूरा पढ़ा दो, सर्किल भी पूरा पढ़ा दो, ना 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 ना, लॉगरिथम पूरा पढ़ा दो। नहीं 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 नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स में हम केवल और केवल उतनी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिनकी आवश्यकता हमारी फिजिक्स में पढ़ने वाली है। बात समझ में आ रही है? जिसकी आवश्यकता फिजिक्स में पड़ेगी हम केवल उतना ही पढ़ेंगे। बोले उसके अलावा तू पढ़ेगा ना मैथमेटिक्स में, मैथ्स भी तो पढ़ेगा, तो साथ साथ तो मैथ्स में तो वहां पढ़ते जाना और वहां से फायदा हम लोग लेते जाएंगे, वहां पढ़ते जाना, वहां का फायदा हम लोग यहां पे लेते जाएंगे। क्लियर है बंधु? ओके। एक बच्चा कह रहा है सेकंड ड्रॉप, बेटा प्लीज 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 2025 में एडमिशन लेना ही है हर हाल में। बात समझ में आ रही है? मैं इन सारे बच्चों को बोलूंगा जो यहां पे प्रयास 1.0 में अभी 12 पास होकर एडमिशन ले रहे हैं, कसम खा लो इतनी मेहनत करोगे कि 2025 में एडमिशन लेना ही लेना है, सेकंड ड्रॉप पे नहीं जाना है। नहीं जाना है बेटा, नहीं जाना है। उस बच्चे के दिल से पूछ जो सेकंड ड्रॉप ले रहा है,
पूरे साल डिमोटिवेटेड रहता है, पूरे साल डिमोटिवेटेड रहता है, पूरे साल। ठीक, इस साल एडमिशन लेना ही लेना है 2025 में जाके, इसलिए कोशिश कर टॉप से टॉप कॉलेज में पहुंचने की, आईआईटी में पहुंचने की, टॉप से टॉप कॉलेज में पहुंचने की, टॉप से टॉप एनआईटी में पहुंचने की। ये नहीं कि भाई साहब हाँ ठीक है हो जाएगा, ठीक है नहीं होगा तो एक साल और ड्रॉप ले लूंगा, नहीं नहीं, इस साल कॉलेज पहुंचना ही है तुम सबको। अब वो तेरी मेहनत डिसाइड करेगी कितने अच्छे कॉलेज में तू पहुंचेगा। कम मेहनत करेगा बेकार कॉलेज, अच्छी मेहनत करेगा अच्छा कॉलेज। और हमारी सिचुएशन भैया नीट वाले बच्चों जैसी नहीं है, ठीक है। नीट वाले बच्चे तो इस चीज में बहुत प्रेशराइज रहते हैं, बोले यार एमबीबीएस उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? या तो एमबीबीएस और उसके बाद नीचे वाली जो ब्रांचेज जो होती है बीडीएस बीएमएस बीयूएमएस, उसमें बच्चे का जाने का मन करता नहीं है, जबरदस्ती आता है। हमारे में तो बहुत सारे ऑप्शन है, टॉप के आईटीज है, नए आईटीज है, टॉप के पुराने बढ़िया बढ़िया एनआईटीज है, नए एनआईटीज है, उसके अलावा और भी अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस है। आप वहां पहुंच के वहां से भी उतना अच्छा प्लेसमेंट निकाल लोगे। तो इसलिए मेहनत करो, ठीक है, और जबरदस्त मेहनत करो, जबरदस्त मेहनत करो। चलो भाई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। सब बेसिक से पढ़ाओगे? बेसिक से? हाँ भैया बेसिक से पढ़ाएंगे बेटा, बेसिक से, बेसिक मैथ्स। रेडी? हाँ। एक बच्चा कह रहा है सर बोर्ड में 75% नहीं है। बेटा नहीं है तो अपना इंप्रूवमेंट दो, है ना, इंप्रूवमेंट देके 75% लाने की कोशिश करो, ठीक है। आप ये डिसीजन लो सबसे पहले कि क्या आप यहां पर आना चाह रहे हो, इस इंजीनियरिंग वाली फील्ड में आना चाह रहे हो या नहीं। और अगर आना चाह रहे हो तो बैठ के मेहनत करो। देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां पर 75% का क्राइटेरिया नहीं है और वो कॉलेजेस ठीक ठाक हैं, तो आप वहां जाने की कोशिश करो, वहां की सीएस ब्रांच लेने की कोशिश करो, आपकी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। और अगर पॉसिबल है, आपका बोर्ड आपको अलाउ करता है तो इंप्रूवमेंट दो। आप पूरे साल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ोगे तो कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स तो इंप्रूव कर ही सकते हो ना आप लोग वहां पे, ठीक है भाई साहब, ओके। और इस बार तो आपके स्कूल भी नहीं है। वो कह रहा है सर 13-14 घंटे कैसे पढ़ा? बे स्कूल भी तो नहीं है तेरे, स्कूल होते तो समझ में भी यार 8 घंटे स्कूल में जा रहा है तू, तेरे स्कूल भी नहीं है। 24 घंटे तेरे पास है, 3 क्लास तेरी 2-2 घंटे की होंगी, 6 घंटे मास्टर ने ले लिए, 18 घंटे बचे हैं। अब 18 घंटे का बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन करो। कैसे करना है वो तुम देखो, या मैं आपको 2-3 दिन के बाद बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। चलो, तो बेसिक मैथमेटिक्स में बेटा सबसे पहले स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मुझे पढ़ाते हुए तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये 9-10 की ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन क्योंकि काइंड ऑफ आपका रिवीजन हो जाए तो भैया मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ा के निकल जाता हूं 15 से 20 मिनट में। फिर हम लोग इस पे दूसरे लेवल के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो कि आप 9-10 क्लास में पढ़ते हो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें जितने भी एंगल्स हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये सारे एंगल आपको याद होने चाहिए। 9th क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लेते हैं कि साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार कॉस की वैल्यू, उसके बाद टेन की वैल्यू, ये सारी वैल्यू मेरे भाई आपको याद होनी चाहिए। जाके इनको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। काफी हद तक मैंने आपको यहां पर रिवाइज भी करवा दिया है। तो भाई ये तो उम्मीद ना कर रहा कि सर साइन 60 कितना होता है ये भी बता दो, प्लीज ये मत करना यार, ठीक है, ये मत करना कि सर साइन 60 की वैल्यू, सर कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है, सर ये बता दो। ये प्लीज, ये 9-10 क्लास की मैथमेटिक्स है, ये तुझे आनी चाहिए, और नहीं आती है तो पढ़ ले, अभी वक्त है, ठीक है। चल शुरू करते। लेकिन हाँ मैं ये जरूर बताऊंगा तुझे, बोले सर कभी अगर हम कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सपोज वेक्टर का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, या फिर मान के चलो मैकेनिक्स से कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, और हमारी कहानी ऐसे फंस गई कि सर ये एंगल अगर थीटा है, मान लो ये लेंथ 2 और ये लेंथ 3 है, और मैं आपसे पूछना चाहूं मुझे दुनिया भर की सारी बातें बता दो। वो कह रहा बता दो सर बता दो। देख नाम लिखा है IIT जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, और कह रहा सर साइन 60 की वैल्यू बता दो, सर साइन 60 की वैल्यू है। खाएगा तू बढ़िया तरीके से नालायक। चलो भाई शुरू करते हैं। तो अगर कभी तेरे सामने ऐसा हुआ कि भैया कुछ एक ट्रायंगल बन गया जिसका परपेंडिकुलर बेस तुझे पता हो और मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानने हो, तो भैया आई होप आप ये सारी चीज निकाल पाए। ना निकाल पाए तो मैं यहां पर बता देता हूं। सर यहां से साफ साफ पता चल रहा है, अगर आप टेन थीटा निकालने जाओगे तो आप बोलोगे सर 2/3। मैंने कहा ठीक है भैया, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले ठीक है सर जी। उसके बाद बोले सर अगर मैं हाइपोटेन्यूज के बारे में बात करूंगा ये कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा √13। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे तू बता साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2
2/√13 और मैं आपसे पूछूं cos थीटा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे भाई साहब 3/√13। इस सवाल से बस मैं केवल इतना दिखाना चाह रहा हूं, पूरी फिजिक्स में कहीं अगर ऐसा मिले, आपको ऐसा ट्रायंगल मिल जाए कि tan थीटा बराबर इतना आ गया और आपसे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपसे पूछे जाए, आप कुछ मत करो, चुपचाप ट्रायंगल बनाओ और चुपचाप यहां पर जो है फटाक से निकाल के sin थीटा cos थीटा जिसकी आवश्यकता है वो निकाल लो। समझ में आ गई? सर आपके चश्मे पे दिल आ गया, बेटा जे एडवांस में ना तू मुझे बढ़िया से रैंक ला दे, बढ़िया सा सिलेक्शन दे दे, ये चश्मा तेरा, ठीक है? हाँ ठीक है सर जी, ठीक है। तो इसको साथ साथ लिखते रहना भाई, इसको साथ साथ लिखते रहना, ठीक है? साथ साथ लिखते, फटाक से लिख ले एकदम, मिनट से पहले एकदम साथ साथ लिखते रहना। ओके चलो नेक्स्ट। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। जल्दी से फटाक से फिर मुझे ये बता दो मिनट से पहले, अगर मैं ऐसा बोलूं भाई साहब ये थीटा है, बोला ठीक है सर जी ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 7 है, मुझे बता दो tan थीटा कितना होगा, फटाक से निकालो। cos थीटा कितना होगा मिनट से पहले, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी ओहो 5/7, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। एक बच्चा बोला सर tan थीटा बराबर 5/7, भाई साहब शाबाश। रैप टक खाएगा नालायक है क्या, मजाक कर रहा है तू यहाँ पर है? आजा सर, ये 7 ये 5, ये वाली अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49, 5 का स्क्वायर कितना होता है? बोले 5 का स्क्वायर होता है 25, 49 में से 25 गया, पाइथागोरस थ्योरम, आई होप आपने इतने पढ़ी होगी, ये निकल कर आ जाएगा √24। दैट मींस tan थीटा बराबर 5/√24 और cos थीटा अगर आपसे पूछूंगा √24/7। क्लियर है? पक्का? ठीक है भाई साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ठीक है, आप में से काफी बच्चे कह रहे हैं सर लिख दो सर लिख दो। गलत बात है बेटा, मैं लिखने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन चल ठीक है तू कह रहा तो मैं लिख देता हूं। यहां पे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए साइन 0 कितना होता है भाई साहब? साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अगर आपसे पूछा जाए कॉस के साथ बता दो भाई साहब कॉस 0 कितना होता है? सर कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और उसके बाद कॉस 60 होता है भाई साहब हाफ और कॉस 90 होता है 0। आपसे पूछा जाए भैया tan थीटा बता दो, यहां पर ये थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, tan थीटा, तो आई होप इनका रेशियो लोगे तो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 अप टू इंफिनिटी या वेरी लार्ज। क्लियर है? आई होप ये सारी बातें आपको आती होंगी। इसके अलावा कुछ चीजें ये भी होती हैं कि सर आप ये बताओ सर इस तरह की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर एंगल 120 डिग्री है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, एक बार ये भी बता दो। 2 मिनट में 3 मिनट में मैं ये भी एक्सप्लेन करके निकल जाता हूं कि अगर सपोज 90 से ज्यादा एंगल है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है? टाइम बचाने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया था, ये क्वाड्रेंट सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है सर जी, ओके नेक्स्ट। बोले सर अगर सपोज पूछा जाए कि भैया ये बता दो साइन 120 कितना होगा, 120 डिग्री कितना होगा? ठीक, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हमें फिजिक्स में केवल वो तरीका चाहिए जिससे हम जल्दी से जल्दी सवाल को सॉल्व कर सके, जल्दी से जल्दी सवाल को सॉल्व कर सके और बिना कोई सिली मिस्टेक्स के निकल सके। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट आई होप आपको पता होंगे, नहीं पता तो मैंने बता दिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है 90 से 180 के बीच में, और थर्ड का मतलब है 180 से 270 के बीच में, और फोर्थ का मतलब है 270 से 360 के बीच में। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन 120 के बारे में बताओ, तो सबसे पहले आप इस बात पे फोकस करो, बोले भैया ये बता दो कि भाई ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? बोले 120 डिग्री, 90 और 180 के बीच में जा रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आप सीधा बोलोगे भैया सबसे पहले तो प्लस लगा दे, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा।
कितना आंसर आएगा बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो आप 2 प्लस लगा दे। मैंने कहा चल ठीक है, ये तो समझ आ गया मुझे कि भाई साहब जो भी आंसर आएगा यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और फिर आप एक काम करो, जो भी एंगल दे रखा हो उसको 180 या 360 में तोड़ने की कोशिश करो। 90 70 से भी कर सकता है, लेकिन 180 360 कर, जल्दी सोल्व होगा। बोले ठीक है सर जी, अगर मैं इसको 180 में तोड़ूं तो मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 60। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है। बोले बस खत्म कहानी। इसके बाद सवाल तोड़ के यहां पे लिख दे। बोले कैसे? बोले भैया कौन सा क्वाड्रेंट है? बोले सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन होगा पॉजिटिव, बाकी सारी बात को भूल जा, बचा 60 डिग्री। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? प्लस √3/2। तरीका एक ही रखेंगे क्लास में हम, 180 और 360 में तोड़ो, और तोड़ के भैया देख लो कौन क्या साइन आ रहा है और चुपचाप वैल्यू पुट कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट अगला, सपोज आपसे कोई बच्चा बोलता cos 120 बता दो कितना होगा, तो cos 120 आप क्या बोलोगे? सर जी सबसे पहले इसको तोड़ लो 180 में, ये आ जाएगा 180 माइनस 60। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक, 180 में से 60 जाए कितना निकल गया? 120 निकल का जाए, सॉरी साइन नहीं, cos 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 cos। ठीक है सर जी। अब बोले सर इसकी वैल्यू लिखनी है, 120 कौन सा गया? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो आंसर तो निगेटिव में आएगा। आंसर निगेटिव आना है और चुपचाप वैल्यू लिख दे। यहां पे cos 60 कितना होता है? 180 को भूल जाओ, cos 60 कितना होता है भाई साहब? cos 60 होता है यहां पर हाफ। क्लियर है? ठीक, मतलब साइन 180 प्लस थीटा हो, या साइन 180 माइनस थीटा हो, या cos 180 प्लस थीटा हो, या cos 180 माइनस थीटा हो, या tan 180 प्लस थीटा हो, या tan 180 माइनस थीटा हो, इन सबका अगर मैं मॉड लूंगा ना तो वो दो साइन थीटा cos थीटा tan थीटा ही आएगा। ठीक, तो इन सबकी वैल्यू पुट कर दो, साइन अलग से निकाल लो, वैल्यू अलग से निकाल लो। ठीक, अगला सवाल, अगर मैं आपसे बोलूं, बोले ठीक है सर जी आप ये बताओ cos 240 कितना होगा? मैं कहूंगा भाई इसको 180 में तोड़ ले। ठीक, 180 में तोड़ेगा, सीधा बोल के लिखेगा। बोले सर 180 में तोड़ेंगे तो cos 180 प्लस 60। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, 180 प्लस 60 कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं भाई इसके बाद, बोले सर cos 60 की वैल्यू लिख दो, साइन अलग से लगा दो। बोले साइन कैसे लिखेंगे? बोले 240 कहां गया? भैया 240 तो यहां आ गया, 240 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि 180 से ज्यादा है और 270 से कम है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब सर tan और cot दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो आंसर तो नेगेटिव में आना है। अब चुपचाप यहां पे cos 60 की वैल्यू चिपका दे। cos 60 कितना होता है भाई साहब? हाफ। क्लियर है? ठीक है बंधु, इसके बाद बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं प्लीज आप घर पे जाके सारे ट्राई करके आइएगा। कल की क्लास में मैं आपकी इसकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करा दूंगा। मैं एक दिन का टाइम दे रहा हूं आपको, ठीक है? ये काइंड ऑफ होमवर्क ले लो आप, ठीक है? जहां भी आप पढ़े हो, 10th क्लास में पढ़े हो, 11th क्लास में पढ़े हो, कोई किताब फॉलो करते हो, ठीक है? चल फिर भी मैं 2-4 सवाल की प्रैक्टिस कराई देता हूं। आ जाओ जल्दी से निकाल, ये निकाल के दिखाओ। साइन 240, tan 240, साइन और कितना ले ले 300, tan 120। ठीक है, जल्दी से इनके निकाल दो। यहां बस इतना ही रहने दो यार, इससे ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास अभी। साइन थीटा कोस थीटा थोड़ी पढ़ना है यार, आगे बढ़ना है। ठीक है, जल्दी लिख, फटाक से निकाल के दिखाओ मिनट से पहले। गलती नहीं होनी चाहिए भाई। देख पहले बच्चे नहीं गलती करती, कह रहा हाफ आंसर होगा नालायक। ये कितना हो जाएगा? साइन 180 प्लस 60। बोला ठीक है सर जी। सर ये 180 प्लस 60 सर 240 कौन से क्वाड्रेंट में गया? 240 गया इसमें तो 10 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। साइन 60 कितना होता है? √3/2, खत्म कहानी। उसी प्रकार सर tan 240 कितना होगा? 180 प्लस 60। ठीक है सर जी, 180 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में गया? सर थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। 180 प्लस 60, 180 भूल जा, 60 बचा, √3। इसमें बोलो साइन 300, सर इसको लिख दो साइन 360 माइनस 60। सर ऐसे भी लिख सकते हैं? मैंने कहा हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। 180 और 360 में ही तोड़ने की कोशिश करो। कोई बच्चा कहेगा सब 92 70 से भी तो कर सकते हैं। अबे तो पलटना भी तो पड़ेगा ना फिर उसको, ठीक है? साइन को कॉस बनाना पड़ेगा, तो काहे इतना रायता फैला रहा है? जल्दी से आंसर निकालो, निकल यहां से। सर साइन 300 डिग्री, ठीक है सर जी ये 300 डिग्री है। सर 300 डिग्री हमारा जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? निगेटिव, और ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। उसी प्रकार tan 120 आप लिखोगे tan 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, ऐसे ही लिखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट है, tan निगेटिव होता है, बाकी सब भूल जा, 60 की वैल्यू √3 होती है। क्लियर है? एक बच्चा फिर प्लस √3 कह रहा है, ठीक है?
ओके ठीक है, आई होप आपको इन सवालों में अब जो है समझ में आ गया होगा किस प्रकार से एंगल्स लिखना है। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। पहले मैं आप लोगों का रेस्पॉन्स देखूंगा मेन क्लास में क्या चल रहा है। अगर आप इसमें भी गलती कर रहे हो तो मैं इसमें जाके फिर आपको जो है यहां पर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये चीज तो आप 9-10 क्लास में पढ़ चुके हो। बोले सर हमने एंगल देखा था, एंगल, मैंने कहा हाँ यार। बोले सर एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ एंगल का जो एंगल होता है ना डिग्री में दे रखा है, तो कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। आई होप आपको ये आता होगा, नहीं आता हो मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। बोले सर अगर कोई आपसे बोले क्या, बोले सर 90 डिग्री एंगल है, बोले हाँ, बोले इसको कन्वर्ट करो रेडियन में। तो जब भी कभी आपको 90 डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना होता है, आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म कहानी। पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई कर दो। एंगल डिग्री में अलग चीज है, रेडियन में अलग चीज है, दोनों का कन्वर्जन तेरे को आना चाहिए। बोले सर 90 को अगर मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये निकल के आ जाएगा पाई बाई 2। 90 दो बार काट दिया, मैंने कहा बिल्कुल। तो आप बोल सकते हो कि 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्विवेलेंट टू पाई बाई 2 रेडियन। रेडियन मतलब इट इज ए, आपको पता होगा, यूनिट ऑफ एंगल। आपने 10th क्लास में 11th क्लास में जब हम लोग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते थे, फिर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते थे, वहां पर एक एंगल आता था, बोले एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। जिसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। खैर अभी हमारा जो मेन मोटिव है यूनिट की तरफ नहीं है, हमारा मेन मोटिव है कि कैसे डिग्री से रेडियन में तू जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं भाई साहब 60 डिग्री बताओ कितना होगा रेडियन में, तो आप बोलोगे सर जो भी एंगल है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 से 3 बार काटा, पाई बाई 3 रेडियन। मैंने कहा ठीक है भाई साहब आगे बढ़ते हैं। बोले सर अगर कोई बोले सब 45 डिग्री बता दो, 45 डिग्री, मैंने कहा 45 डिग्री 45 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा सर, काटा बेटी कर लो सर, पाई बाई 4 आ जाएगा, तो पाई बाई 4 रेडियन हो गया। ठीक है सर जी। कोई बोले भैया 2 डिग्री बताओ, 2 डिग्री, तो मैंने कहा 2 डिग्री है, 2 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दे, ये निकल के आ जाएगा पाई बाई 90 रेडियन। हाँ सर जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई बोले 180 डिग्री बताओ, 180 डिग्री, आप बोलोगे 180 को भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल के आ जाएगा पाई रेडियन। क्लियर है बंधु, क्लियर है। एक छोटा सा टर्म है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। कोई कहेगा 720 डिग्री बताओ सर, 720 डिग्री, मैंने कहा 720 डिग्री है तो 720 को मल्टीप्लाई करता है पाई बाई 180 से, तो 18 चौक 72, ये निकल के आ जाएगा 4 पाई रेडियन। रेडियन क्लियर है, बहुत ही आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिखने वालों ने साथ साथ नोट्स लिख लिए होंगे, जल्दी से इसको नोट्स लिख ले, जल्दी फटाक से लिख ले, साथ साथ लिख लिया होगा तूने, ठीक है सर जी ओके। इसके बाद बोले सर इसके बाद होता है अगर कभी रेडियन से डिग्री में बात करनी हो। मैंने कहा रेडियन से डिग्री बात करने का मतलब, बोले सर कोई कह रहा है सर 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 रेडियन है। मैंने कहा हाँ भाई इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। मैंने कहा कुछ मत करना, बस पाई की जगह 180 रख देना, खत्म कहानी। बोले मतलब, बोले सर 3 बाई 2 पाई की जगह रख दोगे 180, काटा पीटी करोगे कितना निकल कर आ जाएगा 90 और 9 तिया 27, मतलब 270 डिग्री, खत्म। क्लियर है। और एक बात और बता दे बेटा, एक बच्चा कह रहा है सर ज्यादा ही बेसिक हो रहा है, ज्यादा ही बेसिक हो रहा है। बेटा बेटा सुनना सुनना, मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिक से एडवांस जाएगा। इस क्लास में ऐसे भी बच्चे होंगे तो देख लेना, कल की क्लास में जब मैं उनसे पूछूंगा ना कि रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करके दिखा, वो भी नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए मुझे एक बार मुझे बताने दो, पहली क्लास में आईआईटी नहीं निकलती है। अगर तेरी इतनी औकात होती ना तो उस टाइम आईआईटी में होता। कबूल कर इस चीज को। हर एक आर्टिकल जो भी मैं पढ़ाऊंगा क्लास में 10% बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो कहेंगे ये हमको आता है, ये हमको आता है। बेटा आता होता है ना, कॉलेज में होते, आप यहां पे नहीं होते, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बोला ठीक है सर जी, अगर आपसे ये तो सर इतना रेडियन, अगर आपसे बोलो सर 7 पाई बाई 6 बता दो, 7 पाई बाई 6 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला कुछ मत कर ले भैया, 7/6 है, पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर दे, सॉल्व करके आंसर निकाल ले, आ गया 30, ये आ गया भैया 30, 7 या 21, 210 डिग्री। नेक्स्ट सर 3 पाई बाई 4 होता तो 3 पाई बाई 4 रेडियन का मतलब क्या है। मैंने कहा 3 पाई बाई 4 रेडियन का मतलब है 3/4 इंटू 180 डिग्री। आप सीधा बोलोगे काटा पीटी कर लो, ये आ जाएगा 45, 45 गुणा 3 बराबर 135 डिग्री। आपको आता है,
ठीक है, तो आप जल्दी से आंसर निकाल के दो, जल्दी से आंसर निकाल के दो। ये फिर से वही बच्चे हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, कुछ होना नहीं है इनका कुछ नहीं होना है, ठीक है, इनका सच में कुछ नहीं होना है। ये एक्चुअली इनका पढ़ने का तरीका ही इतना गड़बड़ होता है। बेटा एक बच्चा था, ठीक है, मैं अपने ऑफलाइन क्लास का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ठीक है। एक बच्चा था, नाम शुभम था शायद उसका, ठीक है। जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया जा रहा था ना, ठीक है, एक ब्लॉक रखा, ठीक है, ब्लॉक में फोर्स लगाया, मास दे दिया और लैंग्वेज लिखा दी प्रॉपर तरीके से। ब्लॉक ऑफ मास एम इज रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ए फोर्स ऑफ दिस अप्लाइंग हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ मास। पता है उस बच्चे की कॉपी जब मैंने देखी, पता है सिंसियर तरीके से बच्चे ने नोट्स पे बनाया था, डायग्राम बनाया था और निकाला था, आंसर निकाला था। सिंपल सा सवाल था, पता नहीं सर ने क्लास में करा दिया होगा, जो है वो होता है ना कभी कभी सर बहुत बेसिक से उठाते हैं। मैं नहीं पढ़ा रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा था, ठीक। तो मैंने जब उस बच्चे के नोट्स देखे, मैंने कहा यार ये तूने लिखा? बोले हाँ सर मैंने लिखा। इतने रेस्पेक्ट वे में उस बच्चे ने सारी चीजें लिखी थी, इतने रेस्पेक्टिव वे में उसने सारी चीजें लिखी थी, प्रॉपर इज्जत देके। उस बच्चे की AIR 13 आई थी, 13 ये तब की बात है जब मैंने अपना टीचिंग कैरियर स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं जिस ऑफलाइन क्लास में हुआ करता था पहले, ठीक, तो वहां पे क्या है कि बच्चों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डाउट। स्पेशली जो स्टार बैच के बच्चे होते हैं उनका डाउट कैसे क्लियर हो, इतने अच्छे अच्छे सवाल कैसे क्लियर हो। तो मुझे याद है मैं बच्चों को डाउट बता रहा था, उस टाइम पे डाउट क्लियर कर रहा था बच्चों के। तो क्लास में जो भी हमको 15-20 मिनट का टाइम क्लास से फ्री होकर मिलता था, हम बच्चों को डाउट बताया करते थे, ठीक। तो जब मैं उस बच्चों को डाउट बताया तो मैं उसको कॉपी देखी, तो जब बच्चा डाउट ले गया था हम समझ जाते हैं कि भाई इसका लेवल क्या है। जैसे मैंने कॉपी देखी उसकी, मैंने कहा यार ये क्या लिख रखा है तूने? कह रहा वो सर ने बोला था मैंने लिखा। मैंने कहा तूने लिखा? बड़े मासूमियत से बोला था। सर मैं लिखता हूँ सर, ठीक। तो सोचो वो जो रेस्पेक्ट वाला उसका था, जो एटीट्यूड था कि टीचर जो भी पढ़ा रहा है मैं टीचर की बातों को ब्लाइंडली फॉलो करूंगा। AIR 13 लेके आया तो 13 नाम में थोड़ा वो हो सकता है, ये मैं बात बता रहा हूँ 2014-15 के आसपास की, ठीक है। चलो समझदार बच्चों के लिए इतना ही काफी है, ठीक। तो इसका मतलब कभी भी अगर रेडियन से आपको डिग्री में आवश्यकता पड़े, आप पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर दो और सॉल्व करके आंसर निकाल लो, ठीक है सर। आई होप ये तुम्हारा रेडियन कन्वर्जन दोनों काफी है, इतना सफिशिएंट है। बाकी होमवर्क मैं आपको मेन क्लास में दूंगा। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं जो हमारी बेसिक मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, जिसका नाम है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। आ जाओ भाई। ठीक, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये अक्सर फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा और हम इसको बहुत ही स्मार्टली अप्लाई करेंगे। स्मार्टली अप्लाई करने का मतलब समझ रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से अप्लाई करेंगे, चतुराई से अप्लाई करेंगे। सर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? मैंने कहा वो ये कहता है कि साइन थीटा, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा क्या होता है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस होता है। बोला ठीक है सर साइन थीटा की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है थीटा के बराबर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। इसको हम बहुत स्मार्टली लगाना सीखेंगे, बहुत स्मार्टली लगाना सीखेंगे। बोले ठीक है सर, तो सर इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख दूं कि साइन 2 डिग्री बराबर 2 डिग्री होता है? मैंने कहा ये नहीं चलेगा। बोले ये कहीं नहीं चलेगा। मैंने कहा एक बात मैं इसमें अभी पूरी बात मैंने नहीं बताई है। बोले थीटा वेरी स्मॉल तो होगा लेकिन थीटा रेडियन में होगा। अगर आप थीटा को रेडियन में रखना पड़ेगा आपको, साइन थीटा बराबर थीटा इफ थीटा इज इन रेडियन। तो इसका मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले मैं तुझे बता रहा था वो बिल्कुल सही बता रहा था कि आपको पहले कन्वर्जन आना चाहिए, डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर आप नहीं आता है तो आप सवाल को यहीं पे गलती कर दोगे। मतलब बोले सर मतलब की बात यह है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर साइन 2 डिग्री है। मैंने कहा हाँ भाई साहब। बोले थीटा क्या छोटा है क्या? मैंने कहा हाँ ठीक ठाक छोटा है। बोले तो सर एक काम करें, बोले सर ये क्या 2 डिग्री के बराबर होगा क्या? मैंने कहा नहीं 2 के बराबर नहीं होगा, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है? बोले पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने कहा ठीक है। बोले तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू इसके बराबर होगी? मैंने कहा इसके एग्जैक्ट बराबर नहीं होगी, अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर हो जाएगी। एग्जैक्ट बराबर नहीं होगी, अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर हो। इसका नाम भी इसलिए मैंने रखा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब इसमें हो सकता है काफी बच्चे बोले सर ये बताओ, बोले ठीक है सर साइन थीटा बराबर थीटा आप लिख रहे हो। बोले सर ये तो बताओ ये किस एंगल तक लिख सकते हैं, ये किस एंगल तक हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर थीटा? तो बेटा अगर आप जाओगे किताबों में बुक्स में तो वहां लिखा होता है कि थीटा की वैल्यू आप 5 डिग्री से कम या अगर थीटा की वैल्यू 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम होती है तो आप यहां पर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। आप किसी और किताब में जाओगे तो कुछ किताबों में यह लिखा हो सकता है कि थीटा की वैल्यू आप 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम रहो तो भी आप साइन थीटा बराबर थीटा लगा सकते हो।
साइन थीटा बराबर थीटा तो भी लगा सकते हो, लेकिन बिलीव मी, मैं बोल रहा हूं कि थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो भी आप लगा सकते हो। 5 डिग्री तक नहीं, 10 डिग्री तक नहीं, आप 30 डिग्री तक लगा सकते हो साइन थीटा बराबर थीटा। डिपेंड्स कि सवाल क्या है, अप्रोक्सीमेशन किस लेवल का आप चाह रहे हो। बोले सर 30 डिग्री तक, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, या हो सकता है कभी बच्चे ने ना पढ़ा हो ये चीज। बोले 30 डिग्री तक ये कहां से, तो मास्टर गलत बता रहा है भाई। मैंने कहा मास्टर गलत नहीं बता रहा, मास्टर की पूरी बात सुन। कि डिपेंड करेगा आप किस लेवल का अप्रोक्सीमेशन चाह रहे हो। साइन 30 वाला मैं तुझे दिखा देता हूं। मैंने कहा ये बता साइन थीटा कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, बोले हाफ होता है। मैंने कहा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, बोले 0.5 होती है। मैंने कहा तो भाई अगर मैं 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दूं तो 30 डिग्री रेडियन कितना होता है, साइन पाई बाई 6। बोले हाँ से पाई बाई 6 होता है। मैंने कहा साइन थीटा बराबर थीटा लगा दूं तो इसकी वैल्यू भी इतनी आनी चाहिए। बोले हाँ सब इतनी आनी चाहिए। बोले सर अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूंगा तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको आती नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है हमको। हमें पता साइन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई बराबर 3.14 होता है। मैंने कहा ठीक है। बोले 6 से डिवाइड मार दे। अगर तू 6 से डिवाइड मारेगा ये कितना निकल के आ जाएगा, 6 पंजे 30 बचा 1, 6 दूनी 12, 0.52। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कितनी जा रही है, 0.50, और हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.52। कोई खास बड़ा अंतर थोड़ी ना यार। 0.5 में 0.52 में कुछ खास बड़ा अंतर नहीं है, 4% का अंतर है। इतनी एरर तो हम लोग कर देते हैं, काम चला लेते हैं इतनी एरर से। अब भैया अगर तू कह सर एग्जैक्ट कहां है ये है, ये बात गलत कह रहे हो आप, ये चीटिंग कर रहे हो। मैंने कहा क्यों, बोले सर ये एग्जैक्ट कहां डिफरेंस है। मैंने कहा तो बेटा ये कौन सा एग्जैक्ट है, ये भी तो अप्रोक्सीमेशन है, ये भी अप्रोक्सीमेशन है, ये कौन सा एग्जैक्ट है। अगर आप एग्जैक्ट पे जाओगे साइन थीटा बराबर थीटा विल बी एग्जैक्टली इक्वल थीटा बराबर 0 पर। अगर आप इक्वालिटी पे जाओगे तो जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी वो इक्वल होगा, वरना इक्वल नहीं होगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल हम कर देते हैं, डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन, हम किस कैलकुलेशन के साथ डील कर रहे हैं। बात समझ में आ गई है। तो अगर ये गलत है तो साला ये कौन सा सही है भाई, ये भी तो गलत है। फिर तो सारे ही गलत है, फिर तो एक ही सही होगा। कौन सा, साइन 0 बराबर 0 थीटा बराबर 0 वाला सही होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे फिर तो इसलिए मैं बोल रहा हूं फिजिक्स में दो बातें होती हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी या तो है ही नहीं का मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 0 है, एब्सोल्यूट 0 वैल्यू है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। या फिर फिजिकल क्वांटिटी में हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जोड़ते रहे। बोले सर जी अप्रोक्सीमेशन का मतलब, बोले जैसे 1 लाख में 2 जोड़ना इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लाख। ठीक, मतलब फिजिकल क्वांटिटी अगर फिजिक्स में हम बोलें कि भाई साहब है ही नहीं तो इसके दो मतलब है, या तो उसकी वैल्यू 0 है या फिर उसकी वैल्यू इतनी कम है कि जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसके मुकाबले आप उसको नलीफाई कर दे रहे हो। और हमारी बात, इस चीज का जब इस्तेमाल होगा फिजिकल क्वांटिटीज में तब देखेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझो। बोले सर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू करना है चिड़िया के साथ। बोले सर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो बताओ सर इसकी। मैंने कहा एक काम करो, अगर वैल्यू चाहिए तो यहां पे लिख दो 2 गुणा 3.14 बटे 180। ठीक, इसके बाद तेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैं तुझे कैलकुलेटर से दिखा देता हूं। लल्ले देख ले भाई साहब, आजा देख ले सर 2 गुणे में 3.14 बटे 180 बराबर इसकी जो वैल्यू जा रही है वो अप्रोक्सीमेटली जा रही है 0.0348। आप चेक कर लेना कैलकुलेटर से साइन 2t की जो वैल्यू आएगी, मैं यहीं पे दिखा देता हूं तुम्हें। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो प्लीज कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए चेक करने के लिए। बोले सर अगर मैं बात कर रहा हूं साइन 2 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू जो कैलकुलेटर दे रहा है वो दे रहा है 0.0348। चेक करके देख ले, दीज वैल्यू आर अप्रोक्सीमेटली सेम। बात समझ में आ रही है? अप्रोक्सीमेटली सेम का मतलब कि भाई साहब हमें साइन की पूरी टेबल याद नहीं है, हमें तो साइन के सिलेक्टेड एंगल ही याद है। हमें तो केवल वही याद है 30 डिग्री कितना होगा, 0 डिग्री कितना, 45 कितना होगा, 60 कितना होगा, 90 कितना होगा। लेकिन अगर कभी फिजिक्स में आवश्यकता पड़ती है, कोई अगर आपसे पूछे फिजिक्स में आप फंस गए, बोले भैया ये बता दे साइन 10 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, मान ले तू फंस गया फिजिक्स में। कभी कभी कुछ सवाल आ जाते हैं, आईआईटी वाला तो अक्सर गिवन करके देगा, आईआईटी में कभी सवाल आएगा तो वहां गिवन होगा। अब तू फंस गया यहां पर, बोले यार ये तो मुझे आता ही नहीं है यार, मैं कैसे करूं। मैं तो कैसे करूं, क्या चुपचाप एक काम करते सर, ये दिस इज इक्वल टू 10 इन रेडियन पाई बाई 180। मतलब बोले सर 0 0 कैंसिल आउट होगा, पाई की वैल्यू 3.14 बटे 18। सर इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो ये आपका आंसर है। आप चेक कर लीजिए ये देख ले, तेरे सामने चेक कर रहा हूं मैं। 3.14 डिवाइडेड बाई 18 बराबर 0.174। ठीक, आप
कैलकुलेटर से निकालिएगा, अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर ये दिखाई देगा। देख ले, ये इसको मैं वेरीफाई भी करा देता हूं। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं साइन 10 डिग्री, तो देख ले कैलकुलेटर जो आंसर दे रहा है कैलसी, वो आंसर दे रहा है मेरे भाई कितना, 0.1736। अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो वो राउंड ऑफ करके भी 0.174 ही जाएगा। दीज टू आंसर आर अप्रोक्सीमेटली सेम। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कभी भी फंसा, साइन 22 डिग्री, साइन 23 डिग्री, साइन 28 डिग्री, साइन 29 डिग्री, ठीक है, साइन 18 डिग्री, साइन 17 डिग्री, कभी अगर फंसा तो भैया आप यहां से, आप उसको जरूरत पड़ी तो आप वहां से निकाल सकते हो। ठीक है सर, ये हो गया पहला अप्रोक्सीमेशन। ठीक है सर, ओके। तो सर इसका मतलब अब इसको बताओ, इसको लिखे क्या, कब तक लिखे, 5 डिग्री तक, 10 डिग्री तक या 30 डिग्री तक? मैंने कहा देख 5 डिग्री तक मोर एक्यूरेट है, यह बात सच है, मोर एक्यूरेट है, ठीक है। गलत 30 डिग्री तक भी नहीं है, 5 डिग्री तक अच्छा खासा एक्यूरेसी आ जाए, अच्छी खासी जो है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो है वेरी क्लोज टू द आंसर आ जाती है। तो नोट्स में आप एज इट इज ही लिख लें, जैसे ही लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही लिख लें, और खोपचा बना के भैया लिख लीजिएगा कि लगाने के लिए तो मैं 30 डिग्री तक लगा सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता मुझे लगाने से। क्लियर है? ठीक है सर जी, ये हो गया तुम्हारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सर ठीक है सर जी, सर ये तो समझ में आ गया, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, मैंने कहा ठीक है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। पहला पॉइंट, मैंने कहा हां जी, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, सर टेन थीटा भी इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। मैंने कहा ये बात भी सही है भाई साहब, ये भी सही है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है मोर एक्यूरेट होती है अगर थीटा की वैल्यू 10 डिग्री से कम रहेगी तो मोर एक्यूरेट। ठीक है सर जी। और अगर मैं दोनों का एक साथ ले लूं, साइन थीटा बराबर थीटा को, अगर मैं ऐसा ले लूं कि सर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू सपोज बहुत छोटी है, कितनी छोटी है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2.5 डिग्री, आधा डिग्री, 1.4 डिग्री, ठीक, और या कह लो भैया 10 डिग्री या 5 डिग्री से बेस्ट है, 5 डिग्री से कम हो तो हमारे सामने बेस्ट रिजल्ट निकल के आता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये बातें बेटा आज बता रहा हूं, इसके बाद कभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको सीधा क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जब भी कभी इंटीग्रेशन में आवश्यकता पड़ती है, जब भी कभी हम लोग बात करते हैं भाई साहब थीटा के जाके डी थीटा का स्ट्रिप पकड़ लिया, वहां अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इस चीज को अप्लाई करेंगे कि अगर थीटा बहुत छोटा है, इसको 30 डिग्री तक मत लगा देना, ये 30 डिग्री तक नहीं है, ये केवल 5 डिग्री तक है कि साइन थीटा की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो टेन थीटा के बराबर, और टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। बस याद ये रखना है थीटा इज इन रेडियन। क्लियर है बंधु? ओके 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 ओके, जल्दी बोलो। वो कह रहा है सर कॉस के बारे में ही बता दो। बहुत ही बढ़िया बेटा, तो कॉस के बारे में आ जा भैया, कॉस के बारे में देख लेते हैं। बोले सर क्या एक चीज आपने पढ़ी थी कि कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? बोला हाँ सर ये पढ़ा था। नहीं नहीं ये तो नहीं पढ़ा था सर, सर हमने तो ये पढ़ा था सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमने तो ये बातें पढ़ी थी, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकता है तू? बोले हाँ सर लिख सकता हूं मैं। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली वो आ जाएगी 1 माइनस थीटा स्क्वायर, एंड बिलीव मी ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रोक्सीमेटली 1 की तरफ चली जाएगी, अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू 1, एग्जैक्टली 1 तो नहीं आएगी, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी ना ये 0.99 समथिंग आएगी, ठीक, क्यों 0.99 समथिंग आएगी? क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा की वैसी वैल्यू बहुत छोटी है। अगर तू कहेगा थीटा 2 डिग्री है तो तू 2 डिग्री के 2 इंटू पाई बाई 180 करेगा, मैंने कहा हाँ, और फिर इसका स्क्वायर करेगा सालेगा, ठीक, तो ये कितना होगा 3 दूनी 6, ये 1/30 हो गया अप्रोक्सीमेटली, 1/30 का स्क्वायर बराबर 1/900, 1/900 का मतलब हो गया 0.0001 के अप्रोक्सीमेट। तो 1 में से 0.0001 घटाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही तो आएगा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जो जाएगी, जो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो जाएगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 के करीब जाएगी। क्लियर है? क्लियर है बंधु? ओके ठीक है,
ये चीज है। बाकी इसकी आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है। सबसे ज्यादा आवश्यकता जो हमें पड़ती है वो हमें इस फॉर्मूले की पड़ती है। आप इसको बढ़िया तरीके से रिकॉल करके रखें। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। आप इस पे फोकस करें, ये ज्यादा जरूरी है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर सर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है सर प्रूफ बताओ इसका प्रूफ। बेटा इनडायरेक्टली प्रूफ मैंने बता दिया, ठीक है, तुझे प्रॉपर तरीके से वैल्यू के साथ दिखा दिया, ठीक है, वैल्यू के साथ दिखा दिया। और क्या चाहिए? नहीं नहीं हमको तो प्रूफ बताओ, प्रूफ बोला, प्रूफ बताओ, बोले प्रूफ बोला ट्रायंगल से खुद कर ले तू, प्रूफ क्या है ये, ले ट्रायंगल से खुद फील ले ले तू। अगर मैं कह दूं ये वाला एंगल बहुत ही छोटा है, टेंडिंग टू 0 डिग्री है, या तू कह ले 0.5 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हाइपोटेन्यूस है, ये रहा हाइपोटेन्यूस, ये रहा हाइपोटेन्यूस, और ये तेरा हो गया परपेंडिकुलर। तो देख ले अपने आप इसके हिसाब से, बात समझ में आ रही है? यहां से देख ले अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं तुझसे कॉस थीटा पूछूंगा, कहना सा कॉस थीटा का प्रूफ बता दे, तो अगर मैं तुझसे पूछूंगा भाई कॉस थीटा बता दे, तो क्या बोलेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्या हाइपोटेन्यूस बेस से थोड़ा सा ज्यादा है? थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं कह दूं कि भाई साहब जो बेस है वो बेस हमारा 10 मीटर का है, तो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो 10.00001 का होगा। तो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 या 0.9। खैर इससे ज्यादा इस पे बात करना टाइम वेस्टिंग है। तो ये हो गया आपका स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। बेटा इसको बढ़िया तरीके से आपको लगाना आना चाहिए। इसके बाद एक और अप्रोक्सीमेशन आता है जिसका नाम है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। आई होप आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। बोला बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब यह है सर 1 प्लस एक्स की पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं मैथमेटिक्स में तो बड़ा खतरनाक सा आता है, सब 1 प्लस एन एक्स प्लस 1 इंटू एन इंटू एन माइनस 1/2 प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब बटे 1 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, इस प्रकार का यहां पर जो है इसका एक्सपेंशन आता है। मैंने कहा ठीक है भाई एक्सपेंशन आता है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कम से कम 100 बार इस्तेमाल होगा बेटा, याद रखना मेरी बात, फिजिक्स में। फिजिक्स में ये कम से कम 100 बार इस्तेमाल होना है, 100 टाइम्स। वो भी मैं कम कह रहा हूं, और अगर तू घर पे सारे क्वेश्चन करेगा ना, सारे होमवर्क करेगा ना, तो ये 1000 बार इस्तेमाल होगा ये फिजिक्स में। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। बोले ठीक है सर ये क्या कहता है? मैंने कहा ये कहता है अगर मैं लिखूं इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, x की वैल्यू अगर 1 से बहुत ही छोटी है, ठीक है सर x की वैल्यू 1 बहुत छोटी है, बोले तो सर यहां से अगर एक खासियत हम देखें इस एक्सपेंशन की। मैंने कहा क्या खासियत देख रहा है भैया? मैंने कहा भैया एक बात बताओ, ये तो है 1, बोला हाँ सर 1 है। मान लो n की वैल्यू मैंने थोड़ी देर के लिए 5 रख दी, ठीक है सर जी n की वैल्यू आपने 5 रख दी, ठीक है सर। बोले तो भैया x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, बोले कितनी है? मैंने कहा मान लिया भैया x की वैल्यू 0.001 है, ठीक है सर आपने कह दिया तो मान लिया। तो भाई यहां पर 0.001 रख रहा है तू, मतलब अगर तू इसको एक्सपेंड करेगा ना तो 5 गुणा 0.001, ठीक है सर ओके। और बताओ, मैंने कहा जब तू यहां पर वैल्यू पुट करेगा ना n की वैल्यू 5 में से 2 गया कितना 3 बटे 2, लेकिन ये साला 0.001 का होल स्क्वायर है। आगे जाएंगे समथिंग इंटू 0.001 का होल क्यूब, आगे जाएंगे समथिंग इंटू 0.001 का पावर 4। तो अगर तू ध्यान से देखेगा यार ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू तो कायदे में ये तो काटापीटी हो गया, चल मान के चल थोड़ी बहुत ही बची 7.5 बची है, लेकिन ये कितनी 1/1000 का स्क्वायर, मतलब 1/6 3 2 5 और 6। ठीक, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी जा रही है? बोले इसकी वैल्यू जा रही 0.0005450 लगा दे फिर 1, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू जा रही है। तो अगर आप इस छोटी सी संख्या को 1 में जोड़ोगे, क्योंकि यहां पर 1 भी लिखा हुआ है, 1 में छोटी सी संख्या को जोड़ोगे, आप हाथ जोड़ लोगे, क्या क्या भैया माफ कर हमें। काहे माफ कर? बोले ये थोड़ी ना क्या, ये क्या बकैती चल रही है क्या? 1 में 1 में आप 0.000000001 जोड़ रहे हो, उसके बाद पेट नहीं भर रहा तो फिर और जोड़ ले। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं? बोले सर इसको हम माफ कर सकते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और नेग्लेक्ट करके भैया मत आया करो आप बीच में, फुड़फुड़ा जाओगे किसी दिन। नेग्लेक्ट करके आप इसको क्या कर सकते हो 0। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर x 1 से बहुत छोटा है तो x स्क्वायर तो 1 से और बहुत ज्यादा छोटा होगा,
और x की तो और बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो इधर के सारे टर्म अगर मैं यहां पर नेग्लेक्ट कर दूं तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर जी इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तब हम ये बोल सकते हैं कि 1 प्लस x की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx। बोले सर बात वाले टर्म, मैंने कहा बात वाले ये वाले टर्म मैंने अप्रोक्सीमेटली एप्रोक्सीमेशन लगा के मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि इनकी वैल्यू इतनी कम है कि वो बस रायता ही फैलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस nx। उसी प्रकार अगर 1 माइनस एक्स की पावर n होता तो 1 माइनस nx। तो याद रखने का तरीका क्या है? बोले जो पावर है ना, ये वाली पावर, इस पावर को नीचे उतार लो, बस खत्म। ये जो पावर है इसको नीचे उतार लो, खत्म कहानी। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1, सब 1.00001 की पावर 3 कितना होगा? ठीक है, तो हम बोलेंगे भैया देखिए दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 की पावर 3। बोले ठीक है सर। अब मैंने कहा ये इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n। एक्स बहुत छोटा है x से, तो आप सीधा बोलोगे 1 प्लस, सर ये 3 गुणे में मल्टीप्लाई कर दो 0.001, तो सीधा निकल के आ जाएगा 1.003। मतलब कभी आपको आवश्यकता पड़ रही है, कैलकुलेटर मोबाइल में अलाउ, जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है, तो आप इसकी वैल्यू ये लिख सकते हो। आप चाहो तो मोबाइल से इसको चेक कर लो। तेरे सामने मैं यहां पे चेक कर दे रहा हूं, देख 1.003 गुणा 1.003 गुणा 1.003 बराबर ये जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आई है, सॉरी 1.003 कर दिया, ठीक है, 1.001 गुणा 1.001 गुणा 1.001। जैसी सॉल्व करोगे इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट वो आ रही है 1.003003001। ठीक, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन लगाएगा इतने सारे जीरो, इसको तो तू नेग्लेक्ट कर ही सकता है क्योंकि बहुत सारी जीरो आगे बीच में, तो आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.003। वो कह रहा है नॉट विजिबल सर। तो तू एक काम करना, तू अपने कैलकुलेटर में कर ले, अपने मोबाइल में कर ले, समझ मारी, अपने मोबाइल से वेरीफाई कर ले। तुझे लग रहा हूं मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने गलत लिख दिया ये, तो अपने मोबाइल से वेरीफाई कर ले। तो आइए काम करते हैं, इस पे बेस कुछ सवाल करते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपसे बोलूं 1.002 की पावर 3, जल्दी से निकालो सारे लोग। तीसरा सवाल 1.003 की पावर -2। चौथा सवाल 1.001 की पावर -2। ठीक है, जल्दी आंसर निकालो सारे बच्चे। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1/0.0001 इसकी वैल्यू। छठा 1.003 का स्क्वायर। अब ये कैसे सॉल्व करेगा, समझ रहा ना, बड़ा मुश्किल है इसको सॉल्व करना, लेकिन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से एक ही बार में हो जाएगा। अगला छठा, सातवां 1/√99। ठीक है, अब जैसे बना √99 आ गया भाई, ये कैसे लिखोगे, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, तो यहां इसका बहुत फायदा होगा। ठीक है, जल्दी इसको सॉल्व कर, फटाक से निकालो सर बच्चे, आंसर निकालो जल्दी जल्दी। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सॉल्व करो। हाँ, माइनस हाफ करके, बिल्कुल सही बोला है बेटा, बिल्कुल सही बोल रहा है, माइनस हाफ करके करेंगे जल्दी से। सब प्रयास बैच लेने से आईटी पक्का निकल जाएगा क्या? पक्का की गारंटी कोई नहीं है बेटा। ठीक है, मेहनत करेगा तो निकाल सकता है, निकालने वालों ने निकाल के दिखाया है, लेकिन सारे प्रयासियों ने आईआईटी निकाल लिया नहीं। क्या प्रयास बैच में पढ़ के लोगों ने आईआईटी निकाली है? यस, सेंटेंस का फर्क है। समझ में आ रही है? जो बोलूंगा सच बोलूंगा, देख। क्या सारे बच्चों ने प्रयास बैच में पढ़ के सिलेक्शन निकाल लिया? नहीं। क्या प्रयास बैच में पढ़ के बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन निकाल लिया? हाँ। हाँ, चलो जल्दी करो। सब बोर्ड में कैलकुलेटर यूज होता है बेटा, आईआईटी में तो ना होता ना,
है, मेंस में तो ना होता ना। ये सारी चीजें मेंस के लिए है बेटा, तो आईआईटी के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि आईआईटी वाला कभी पीठ पीछे बार नहीं करता, वो अक्सर इनकी वैल्यू दे देता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए, क्या पता आईआईटी में भी ना दिया तो, किसी कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, किसी क्वेश्चन में इस चीज की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, और वो गिवन नहीं दिया उन्होंने, तो भैया हमको खुद से करना पड़ेगा उस टाइम पे। चलो, अबे पहली क्लास है, पहली क्लास में आईआईटी निकालोगे खा है, नालायक हो, बेवकूफ हो, तुमको पहली क्लास में आईआईटी निकालना, यस पहली क्लास में आईआईटी निकालना है। ओके, आंसर निकलना स्टार्ट हो गया। सर ये कैसे करेंगे? मैंने कहा भैया देख सीधा बोल, 1 प्लस 0.002 की पावर 3। बोले ठीक है सर। सब 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स, तो एन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा 1.006। क्लियर है? सर ये कैसे लिख दिया? सर ये फिर से बताओ, सर ये फिर से बताओ। अरे भाई 1 प्लस 3 गुणे में 0.002, 3 दूनी 6 होता है, तो 1.006। अब ठीक है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला ये वाला बताओ सर। मैंने कहा आराम से चलना, देख 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? -2, एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.002, सॉरी 0.003, 0.003। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होगा कितना? सब 1 माइनस 0.006, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा भाई साहब 0.994 के। खत्म सवाल। ठीक है, आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। आजा भैया देख ले, वेरीफाई करेगा तो बड़ा खतरनाक सा आंसर आना है। देख ये वाला चेक करके देख ले। देख पावर -2 का मतलब क्या होता है, ठीक है? अगर किसी बच्चों को नहीं पता, आई होप आप में पता होगा ये चीज, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं, बोले सर इसको कैसे लिखें? मैंने कहा इसको ऐसे लिख दो, ऐसे, ठीक है? अगर पावर माइनस में होता है ना तो इसको नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है भाई। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 1.003, ठीक है? तुझे नहीं दिखाई दे रहा तो अपनी कैलकुलेटर में कर ले, ठीक है? सॉरी, इसको डिवाइड करना है एक को, 1 डिवाइडेड बाई 1.003, जो भी आंसर आया उसको फिर से डिवाइड कर दो 1.003 से, तो जो अप्रोक्सीमेट आंसर जा रहा है वो जा रहा है 0.99402। तो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। ये चीज और ये चीज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, बराबर है। इसी चीज को हमको सीखना है और फिजिक्स में अप्लाई करना है। जहां जहां हमको आवश्यकता पड़ेगी वहां हम फिजिक्स में इसको अप्लाई करेंगे। खैर, उसी प्रकार ये कैसे करेंगे? मैंने कहा ये भी लिख ले, 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू -2 है और एक्स की वैल्यू कितनी भाई साहब? 0.001। ठीक, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 0.998 आ जाएगा। तो ये वो स्मॉल एंगल, सॉरी ये वो अप्रोक्सीमेशन है जिनका आपको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो जैसे ये वाली बात आई, बोले सर इसको कैसे करें? मैंने कहा इसको ऐसे कर ले, 1.0001 की पावर -1, नीचे है तो इसको ऊपर लेके चला जा। ठीक है सर, अब ये 1 प्लस एक्स की पावर एन बन गया, जहां एक्स बहुत ही छोटा है, जहां x बहुत ही छोटा है, तब आप सीधा बोलोगे, बोले ठीक है सर जी, जैसे इसकी पावर यहां रखोगे ये आ जाएगा 0.9999, 4 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर ये कैसे करेंगे? मैंने कहा ये भी ऐसे लिखते हैं, 1.003 की पावर -2 बराबर 0.994। सेम सवाल हो गया जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। क्लियर है? ओके 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 ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर √99 कैसे लिखे? मैंने कहा यार इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बोले कैसे? मैंने कहा देख इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 99 की पावर -12। ओ भाई ये समझ में आ रहा है ना? है? आ रहा है ना? कल मेरी तरुण सर से बात हो रही थी, तरुण खंडेलवाल सर, वो बता रहे थे कि भाई एक किसी बैच में उन्होंने कह रहा यार 1 प्लस एक्स की पावर एन को मैंने एक्स की पावर -1 लिख दिया। 20% बच्चे फैल गए। कह रहा सर ये कैसे कर दिया सर ये कौन सा लॉ, ये कहां से आ गया सर? तो बेटा आई होप इतना आपको आता होगा। ठीक, आप 12th पास हो, 12वीं पास हो, जेई मेंस की प्रिपरेशन, जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो आपको इतना बेसिक आना चाहिए कि पावर जो है ये पावर हाफ है, ऊपर जाए तो -12 हो जाएगा। बोले सर अब कैसे तोड़े इसको 99 को? मैंने कहा 99 को तोड़कर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 100 -1 की पावर हाफ, माइनस लगा के।
बोले हाँ सर ये बात सही है। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ने की कोशिश कर। बोले कैसे? बोले सर 100 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो ये निकल के आ जाएगा 1 माइनस 1/100 की पावर माइनस हाफ, और ये माइनस पावर माइनस हाफ सबका माइनस हाफ है। ऐसे 100 कॉमन निकाल दिया। ये चीज सीखनी पड़ेगी आपको, ये हो सकता है काफी बच्चों को आती है ऑलरेडी। तो सर अब क्या करें? बोले देख ये पावर हाफ है, माइनस के साथ ये बाहर आ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 1/10। ठीक है सर जी, ये 1/10 हो गया। 100 की पावर माइनस हाफ इस 1/10, और आप इसको लिख सकते हो, इसको 1 माइनस 0.01 की पावर माइनस हाफ। 1/100 को मैंने 0.01 लिख दिया है। अब पावर को नीचे उतार ले, जैसे ही तू माइनस को नीचे उतारेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ मारिए, आप इसको सॉल्व करोगे ये आंसर निकल कर आ जाएगा भैया 1/10 तो पहले से ही था, 1 प्लस हाफ इंटू 0.01। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर एग्जैक्ट आंसर। क्लियर है बंधु? ओके 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 ओके, क्लियर है? अभी भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। चल 2-4 सवालों करके दिखा। 8 हुआ। मैं यहां पे 5-6 सवाल लिख रहा हूं, जल्दी से करके दिखाओ आप, ठीक है? जल्दी 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 जल्दी। सब माइनस होगा ना? अबे ना लायक हो, देख माइनस नहीं होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। रुक, एक सवाल होकर इसी पे गलती कर रहा है। 1 माइनस 0.003 0.004 ले लेते हैं, 0.004 की पावर माइनस हाफ। ये भी बताओ, करो जल्दी से, जल्दी मिनट से पहले। ठीक है, और ये हो जाए तो एक ये भी कर लेना भैया, 1/1.001। ये कितना होगा? और सारे आंसर कैलकुलेटर से मैच करो। सब लोग कैलकुलेटर निकाल लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड कर लो, और सब लोग यहां से मैच करो कि भाई साहब चेक करके देखो किसका आंसर क्या आ रहा है मिनट से पहले। जल्दी यप, यस 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 यस, जल्दी आंसर निकालो, जल्दी जल्दी, मिनट से पहले। वो कह रहा है सर 1000 बच्चे चले गए। अबे 1000 बच्चे जो थे ना वो हमारे बैच के नहीं थे, हैं? जो पढ़ने वाला बच्चा है वो है यहां पर मौजूद है। ठीक है? सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो सर, बहुत तेज पढ़ा रहे हो सर। भाई बहुत तेज सर, सर सब बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। तेज है ये, एक फॉर्मूला बताया मैंने, बस एक फॉर्मूला, 1+x की पावर है बराबर 1+nx। स्पीड बढ़ाओ अपनी बेटा, स्पीड बढ़ाओ, आपको बहुत जरूरत है स्पीड बढ़ाने की। अगर आपके हिसाब से स्लोली स्लोली पढ़ाएंगे ना तो फिर समय भैया समझ जा, फिर तो 2 साल का सिलेबस है, कैसे पूरा होगा? ठीक है, स्पीड थोड़ी बढ़ाओ आप। कितने बच्चों का ऐसा लग रहा है बहुत तेज पढ़ा रहे हो सर? देख कितने बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। क्लास 11 तो 12th बर्बाद है, कोई बात नहीं बेटा, बर्बाद है तो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, सबको ठीक करेंगे, अच्छे करेंगे। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो, एक बच्चा कह रहा है सर सर लेवल बढ़ाओ सर। ठीक है, एक बच्चा कह रहा सर ये सवाल बन नहीं रहे सर। देखा, यही दिक्कत है। ठीक है, यही दिक्कत है, क्लास में हर प्रकार का बच्चा होता है। इसलिए जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था आराम आराम से, तब आपकी जिम्मेदारी थी बढ़िया तरीके से उसको समझें उन बच्चों की जो बच्चों को लग रहा है ये सवाल टफ है। हाँ करो, हो गया सर, शाबाश बेटा। हाँ, एक एक बच्चा का सर स्पीड बढ़िया है सर। बेटा ये स्पीड तो मेंटेन रखनी पड़ेगी, इतनी तो करनी पड़ेगी। करो करो करो, सवाल करो जल्दी से। 1 2 3 4 5, 4 मिनट है तुम्हारे पास, आंसर करो जल्दी। और आप सब लोग कैलकुलेटर से ना आंसर मैच भी करा लो, ठीक है ना? कैलकुलेटर से आप सब लोग आंसर मैच करा लो जल्दी से, मिनट से पहले।
अर्जुना जई वाले भी आ गए हैं, लग रहा है नन्हे मुन्ने आ गए सारे के सारे, भाग रहे सारे, क्या पढ़ा रहे सर, क्या पढ़ा रहे हैं अर्जुना जई वालों। बहुत तारीफ करते हैं राजबंश सर आपकी। हाँ तरुण सर भी कह रहे हैं बहुत अच्छा बैच है इस बार अर्जुना जई का। मैंने कहा हाँ वो कोविड वाला बैच नहीं है ना, वो पढ़ने वाला बैच है। पिछले साल वाला जो बैच था वो कोविड वाला बैच था, बेचारा जो जिसका 9 7 8 9 10 क्लास कोविड में निकल गई थी। हाँ बिल्कुल। सब प्रयास बैच में क्या क्या होगा कहां से पता चलेगा? ऐप पे आओ, वहां से सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, क्या क्या होगा सब पढ़ाया जाएगा। चलो भैया हो गया, बोला ठीक है सर जी। देखो सब पावर है उतार लो, 1 प्लस एन एक्स 1.003। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेगा निकलेगा 1.009, तो ये आंसर आ जाएगा 0.991। कैलकुलेटर से मैच कर लेना, यही आंसर होगा। बहुत बढ़िया शाकिया साहब, आपका आंसर बिल्कुल सही था। अब जैसे ये है तो इसको आप क्या बोलो, अब मैं चाहता हूं आप डायरेक्टली लिखो यार, डायरेक्टली। माइनस आप नीचे उतारेगा, 2 से 6 3 बार मारेगा, ये हो जाएगा 0.003। एक में से 0.003 जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली, बेटा इक्वालिटी नहीं होगी, ये अप्रोक्सीमेटली होगा। अगर मैंने कहीं इक्वालिटी लिखा है ना उसको करेक्ट कर लेना, 0.997। मैं चाहता हूं डायरेक्टली लिखो। माइनस आप पावर उतार लेगा, माइनस आपको इससे मल्टीप्लाई करेगा, 0.006 बटे 2 0.003 आएगा, एक में से 0.003 घटाएगा तो 0.996 आएगा, 0.997 आएगा। नेक्स्ट सर ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू कितनी है 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 0.5, और जैसे ही सॉल्व करोगे सर ये हो जाएगा 1 और 1 2 बराबर 2। कितने लोगों ने आंसर निकाला है? ये देख कह रहा थे गौरव ने भी, रविंद्र ने भी 2 आंसर निकाला है। गधेड़ो नालायको, ये तो 1.5 का स्क्वायर है जो कि 2.25 होता है। नशे में बैठे हुए हो बिल्कुल, कह रहे हो सर लेवल अप करो, लेवल अप, ठीक है। ये क्या है? ये 1.5 का स्क्वायर है, 1.5 का स्क्वायर है। एक में आधा जोड़ेगा, सर यहां क्यों नहीं लगाया? अरे 1 प्लस एक्स की पावर एन, एक्स की वैल्यू 0.5 है, एक्स एक से बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, उसका आधा ही है। आप समझो बात को मेरी। यहां एक्स की जगह कौन था? 0.006, यहां एक्स की जगह कौन रख दिया मैंने? 0.5। 0.5 का मतलब होता है आधा, एक और ये आधा, मतलब ये एक्स की जगह मैंने हाफ रखा है, ये एक से छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। तो हमारी बात, ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये 0.006 इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो इस बात का ध्यान रखना, नशे में नहीं बैठना है भाई साहब। मैं बस ऐसे चेक कर रहा था कितने बच्चे नशे में, और वहां पे ना जो कह रहे हैं लेवल अप लेवल अप, अब वो कह रहे हैं 2 आंसर होगा, 2 आंसर होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते नालायकों। सर ये बताओ सर ये कैसा होगा? एक बच्चे ने गलती करी थी थोड़ी देर पहले, तो उसके लिए मैं इसको सवाल रख रहा हूं उस बच्चे के लिए। मैंने कहा देख भाई 1 माइनस, सब पावर को नीचे उतार ले, माइनस हाफ इंटू 0.004, ये ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0.002 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.002। ठीक है सर जी, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म बोले सर ये कैसा होगा? मैंने कहा 1.001, हाँ सर 1.001 की पावर -1, इसका मतलब -1 आ जाएगा, ये निकल आ जाएगा 0.999। क्लियर है? क्लियर है? ये बेसिकली इसके पीछे कहानी है। और क्वेश्चन नंबर 12 अगर मैं आपको ऐसा देता कि 1/√0.996 बता दो, ठीक है। अब सपोज कैलकुलेशन में मैं आपसे पूछ रहा हूं √0.996 बता दो, तो शायद आप ये नोटिस करो कि ये सवाल और ये सवाल एक ही है, ठीक है। इसी सवाल को आप ऐसा लिख सकते हो 0.996 की पावर -12, और इसी सवाल को लिख सकते हो 1 माइनस 0.004 की पावर -12, और इसी सवाल को आप लिख सकते हो जैसी प्लस हो जाएगा ये 2 हो जाएगा 1.002। तो जब सवाल आपके सामने इस फॉर्म में आता है तो हो सकता है आपको डर लगे, साला कैसा होगा पता नहीं चल रहा है, लेकिन है बहुत आसान। तरीका यही है, किसी प्रकार दिमाग लगा के उसको 1 प्लस एक्स की पावर एन में लेके आने की कोशिश करो। क्लियर है बंधु? रिजल्ट आ गया क्या? हाँ चलो अच्छा है, रिजल्ट आ गया भाई, अच्छा है रिजल्ट आ गया, ठीक है। रिजल्ट आ गया तो अच्छी बात है, आप लोग अपना रिजल्ट देख के आप लोगों का सिंसियरिटी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है बंधु। ठीक, तो ये था स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं फिजिक्स में, लेकिन जैसे कि मैंने आपको डे 1 में अभी स्टार्टिंग में बोला था, हम केवल वही चीज पढ़ेंगे जिनकी हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वैसे पढ़ने के लिए तो भैया पैराबोला भी है, पढ़ने के लिए तो हमारे पास एलिप्स भी है, लोगैरिथम भी है,
आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर्किल भी है, क्वाड्रेटिक भी है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा उस वक्त, जिसकी जरूरत जहां पड़ेगी मैं उसको उस वक्त पढ़ाऊंगा। जैसा सपोज मैं आपको काइनेमेटिक्स करा रहा हूं, काइनेमेटिक्स में मुझे आवश्यकता पड़ रही है, मैंने x बराबर टी स्क्वायर लिख दिया, और मुझे आवश्यकता पड़ रही है कि x वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा, बोले पैराबोला होगा। ठीक, तो वो पैराबोला जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको उस वक्त उसी वक्त पढ़ा दूंगा। कभी मुझे क्वाड्रेटिक के रूट की आवश्यकता पड़ रही है तो वो मैं आपको उसी वक्त पढ़ा दूंगा। ठीक, एलिप्स की जरूरत तो पड़ती ही नहीं है, तो क्यों हम अपना यहां पे समय यहां पे लगाएं। बस इसमें एक चीज और मैं उठा लेता हूं जो कि बेसिक फंडामेंटल आपको आना चाहिए, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। एक बार जरा स्ट्रेट लाइन को भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको चीजों को आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेट लाइन स्पेलिंग चेक कर ले भाई, ठीक है ना? स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है यार, मुझसे स्पेलिंग मेरे को याद नहीं रहती है। ठीक है, तो अभी एक स्ट्रेट लाइन वाली चीज पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बचे 10 मिनट, 10 से 15 मिनट। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है, जो भी हमारी फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम लोग वेक्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ाएंगे सर नेक्स्ट क्लास में। देख, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट, एरर मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन लास्ट में शिफ्ट कर दिया मैंने। हमारा जो सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले बेसिक मैथ्स और वेक्टर। वेक्टर आपको आता होगा, लेकिन मेरा फर्ज है एक बार पूरी तरीके से फिर से बताना, ताकि कोई बच्चा बाद में परेशान ना हो कि सर मेरे को वेक्टर नहीं आता है, इसलिए वेक्टर में आपको कराऊंगा बेसिक से। वेक्टर के बाद फिर हम घुसेंगे मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स का मतलब काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन। फिर अपन जाएंगे दूसरे चैप्टर्स में, जैसे आपका जो है इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, वेव। वेव में तीनों वेव एक साथ पढ़ लेंगे, तीनों क्या चारों वेव एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। कौन सा? वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव और वेव ऑप्टिक्स, ये तीनों एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि आप ड्रॉपर में हो, तीनों एक साथ पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर फ्लूइड के बाद फिर अपन मूव कर जाएंगे आपके 12th क्लास की फिजिक्स पे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में आई होप 10th क्लास में हम लोग ये पढ़ते थे, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। बेसिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है सब y बराबर mx प्लस सी। सारी बातें आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए। सर यहां पे m क्या होता है? मैंने कहा m यहां पर होता है स्लोप। बोले स्लोप का मतलब क्या है? बोले सर स्लोप का मतलब है टेन थीटा। बोले टेन थीटा मतलब? मैंने कहा टेन थीटा का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है सर, और कोई स्ट्रेट लाइन हरी वाली मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी है, तो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ नहीं बेटा, एक्स एक्सिस के साथ इसने अगर एंगल बनाया थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसने अगर एंगल बनाया थीटा, तो आप ये बोल सकते हो सर टेन थीटा, इसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एम। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर इक्वेशन में मैं ऐसा बोल दूं, क्वेश्चन में मैंने बोला y बराबर एक्स रूट थ्री, ठीक, माइनस 10, सपोज मैंने ऐसा दे दिया, ठीक, या एक्स रूट थ्री माइनस रूट थ्री दे दिया थोड़ी देर के लिए, सपोज मैंने ऐसे ले लिया, एक्स रूट थ्री माइनस रूट थ्री दे दिया। मैंने कहा भैया ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। तो अगर कभी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता पड़ रही है, या आपको पूरा पता लगाना है भाई साहब क्या क्या घटना इसके अंदर घट रही होगी, तो आप सीधी बात बोलोगे। बोले क्या? बोले भैया दे सर ये है वाई एक्सिस। मैंने कहा ठीक है सर, ये है एक्स एक्सिस। सर एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट कर दूं, एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट कर दूं, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सब वाई की वैल्यू हो जाएगी यहां पर माइनस रूट थ्री। तो इसका मतलब यहां पर एक पॉइंट हो गया तेरा 0, माइनस रूट थ्री। ठीक है सर जी, मैंने एक्स की वैल्यू जीरो पुट करी, वाई की वैल्यू माइनस रूट थ्री आ गई। सर अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब एक पॉइंट तेरा हो गया यहां पर 1, 0। तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट को गुलाबी रंग से मैं दिखा देता हूं, इस तरीके से क्या करेगी मेरे भाई? ये कनेक्ट करेगी। क्लियर है? अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ स्लोप, स्लोप क्या होगा भाई साहब, तो सीधा बोलेगा बोले सर स्लोप है एक्स का कोफिशिएंट, परंतु ध्यान रहे इधर वाई का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक, तो आप सीधा बोलोगे सर एक्स का कोफिशिएंट रूट थ्री, तो स्लोप हो गया रूट थ्री, मतलब टेन थीटा। दैट मींस थीटा बराबर निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ना, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। स्लोप का मतलब है, हमेशा याद रखना, स्लोप का मतलब है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है, इधर से नहीं लेना आपको, उस तरफ से लेना है। क्लियर है बंधु? ठीक, इसमें कभी कभी छोटा सा ग्लिच भी हो जाता है। क्या? बोले सर इक्वेशन सपोज ऐसी दे देगा सर 2y बराबर 6x माइनस 10। बोले सर इसका स्लोप बता दो, स्लोप कितना होगा? तो जल्दबाजी में हम लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। हम कहते हैं भैया एक्स का कोफिशिएंट 6 है तो स्लोप 6 होगा। नहीं भैया, ये 6 नहीं होगा। ठीक, बोले आप इसको सही से लिखो। अगर आप सही से लिखोगे, मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो y बराबर 3x माइनस 5 होगा। इसका मतलब 3 जो है ना, वो इसका स्लोप है। स्लोप बराबर कितना हो जाएगा? 3, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये कहानी है। अब इसमें फिजिक्स में, ये तो मैथमेटिक्स थी यहां तक तो,
ठीक है, आपको सपोज मैंने ग्राफ ग्राफ बना के दे दिया, ठीक है, तो आप वहां से देख के बता दोगे। जैसे कि आपने काइनेमेटिक्स हल्का सा पढ़ा होगा, मैं एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं। काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। आपने काइनेमेटिक्स में 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं अभी कि भाई एक्सटी ग्राफ का ये एक्स है, ये टी है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। मैंने कहा हाँ भाई साहब एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। तो अगर सपोज मैंने स्ट्रेट लाइन ऐसी बना दी, मैंने कहा भाई साहब ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, ऐसे बोले ठीक है स्ट्रेट लाइन है। अगर मैंने कह दिया ये वाला एंगल सपोज एग्जांपल के तौर पे 30 डिग्री है, तो बताओ भाई साहब यहां पर इस जगह पर वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप बोलोगे भैया एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाएगा कितना? बोले सर tan 30, और tan 30 कितना होता है 1/√3। सर ये क्या है स्लोप, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? बोले सर इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, साफ साफ दिख रहा है यहां पर। tan थीटा नेगेटिव थोड़ी ना है, कितना आया भाई साहब 1/√3 आया। इसका मतलब यहां पर जो पार्टिकल होगी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यहां पर x कोऑर्डिनेट दिए, यहां पर x पोजीशन है। हो सकता है पार्टिकल x एक्सिस पे दौड़ रहा हो, कभी आगे दौड़ रहा है कभी पीछे दौड़ रहा है, और ये यहां पर मैंने दे रखा है यहां पर x एक्सिस वर्सेस टाइम। मतलब ये आपको बता रहा है किस जगह पर, किस टाइम पर पार्टिकल किस जगह पे था, किस टाइम पे पार्टिकल किस जगह पे था। तो जैसे यहां से मुझे पता चला स्लोप पॉजिटिव है, तो इसमें भी बेटा दो बातें हैं, प्लीज ध्यान से अभी देख लेना इस चीज को। बोले सर स्लोप पॉजिटिव भी होता है, स्लोप नेगेटिव भी होता है। मैंने कहा हाँ। बोले सर हम फिजिक्स में कैसे इस चीज को देखेंगे कि स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब है? ध्यान से देखना, यहां पे गलतियां हो जाती कभी कभी बच्चों से। बोले सर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है सर। अगर सपोज स्ट्रेट लाइन को मैंने ऐसे बनाया लाइक दिस, ठीक है सर जी, ये है सपोज वाई एक्सिस, ये है सपोज एक्स एक्सिस। मैंने बोला ये वाला एंगल है 120 डिग्री। तो अगर मैथमेटिक्स में मैं आपसे सवाल पूछूं, गणित में ठीक, गणित में मैं आपसे पूछूं भैया स्लोप बता, स्लोप कितना होगा? तो आप बोलोगे स्लोप बराबर tan थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। मैंने कहा हाँ। बोले tan 120 डिग्री कैसे निकालोगे? बोले 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव थे। इसका मतलब tan भी नेगेटिव आएगा। इसको आप लिख दो 180 माइनस 60 मतलब tan 60√3। मैंने कहा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे यहां पे एक प्रश्न पूछूं कि सर एक स्ट्रेट लाइन और दे दी मैंने, ये ले ऐसे, और मैंने बोला भाई ये वाला एंगल है 135 डिग्री, इसमें बता स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा? आप बोलोगे स्लोप हो जाएगा tan 135, और tan 135 की वैल्यू कितनी होती है -1। ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं मैथमेटिक्स में सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना मेरी बात सारे बच्चे, क्योंकि यहां काफी बच्चे सवाल भी निपटा देते हैं। क्या बोले सर जी अगर मैं मैथ्स में सवाल पूछूं कि -√3 बड़ा या -1 बड़ा, गणित में नंबर सिस्टम में अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट है सपोज पहला और ये है सपोज दूसरा, तो आप साफ साफ बोलोगे सब -1 इज ग्रेटर देन -√3। ये बात सच है। मैंने कहा ठीक है, तो मैथ्स क्या जवाब देगी? बोले मैथ्स ये जवाब देगी कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ 2, यार ये टीवी भी मचका रहा है लग रहा है? मैथ्स ये जवाब देगी कि सर इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है 1 या 2 से अच्छा है, मैं ए और बी के बारे में बात कर लेता हूं। ये हो गया भाई साहब ए और ये हो गया भाई साहब बी, तो आप समझ रहे हो कि जो स्लोप है बी का वो बड़ा होगा स्लोप ऑफ ए से। ये नंबर सिस्टम जवाब देगा आपको, क्योंकि मैथ्स में आप जानते हो ठीक है कि जो 1 होता है -1 होता है वो बड़ा होता है किससे? -√3 से। लेकिन ये सारी कहानी फिजिक्स में गलती करवा सकती है, सारी कहानी फिजिक्स में गड़बड़ हो सकती है। बोले फिजिक्स में कैसे गड़बड़ हो सकती है? मैंने कहा फिजिक्स में नंबर सिस्टम थोड़ी ना पूछेगा, वो तो सही थोड़ी लगाएगा बड़ा कौन छोटा, वो तो सही ये बोलेगा कि अगर ये सपोज मैं यहां पे टाइम कह दूं और मैं यहां पे कह दूं भाई साहब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और मैं कहता हूं भाई साहब यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट है और ये टाइम है, और ये मैंने तुझे एक्सटी ग्राफ बना के दे दिया, और मैं तुझसे प्रश्न पूछूं, मैंने कहा भैया यहां बता व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, एक बंदे की वेलोसिटी कितनी है? तो तू कहेगा सर इसका स्लोप आया -√3, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी -√3 हो गई है।
मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही जवाब। मैंने कहा यहां बता, यहां क्या जवाब देगा? बोले सर यहां जवाब देंगे हम सर वेलोसिटी ऑफ v, इसका मतलब ये है, बोले सर वेलोसिटी ऑफ v -1 है। अब वेलोसिटी ऑफ v -√3 क्या होता है बे? है ये -√3 है क्या? इसको समझाओगे कैसे? आप ये बोलोगे सर इसका मतलब ये है इधर एक्स एक्सिस है। मैंने कहा हाँ। बोले सर इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो पार्टिकल है वो √3 से तो भाग रहा है। √3 का मतलब 1.73, वो 1.73 से तो भाग रहा है भाई साहब। ठीक है, किधर भाग रहा है सर? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब सर अच्छा ऐसा होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भाग रहा होगा। सो वेलोसिटी ऑफ ए इज 1.73 माइनस आई कैप, मतलब 1.73 मीटर पर सेकंड नेगेटिव एक्सिस की तरफ भाग रहा है। और मैं अगर यहां प्रश्न पूछता, मैंने कहा भैया यहां बता वेलोसिटी ऑफ v कितना होगा वेक्टर वाइज, तब आप क्या बोलोगे? बोले सर पार्टिकल भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। किधर किधर भाग रहा है? बोले नेगेटिव साइड भाग रहा है। तो आप बोलोगे 1 मीटर पर सेकंड किस तरफ? माइनस आई कैप की तरफ। आई होप जिन लोगों ने बेसिक वेक्टर पढ़ रखा होगा वो समझ गए इस बात को। तो मैं अगर आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं कि मैं भैया पूछूं भाई साहब ये सपोज एक्स एक्सिस है लाल वाली, बोले ठीक है सर एक्स एक्सिस है, यहां पर एक है लालू और एक है गुलाबू। बोले ठीक है सर, एक बंदा ए वाला बंदा तो भाग रहा है इधर 1.73 से और ये वाला बंदा भाग रहा है इधर 1 से, बी वाला बंदा 1 मीटर पर सेकंड से, ये 1.73 मीटर पर सेकंड से। तो मैं फिजिक्स में तो ये सवाल पूछूंगा ना कि कौन तेज भाग रहा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसका मोमेंटम ज्यादा है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। फिजिक्स में या तो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगी या वेक्टर होगी। स्केलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बच के निकल जाएगा तू। लेकिन अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो वहां पे आपको एक बात, जिस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि भाई साहब कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है हमको सबसे पहले। तो ये भाग रहा है 1.73, ये भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड। मैं आपसे पूछूं कौन तेज दौड़ रहा है? कौन तेज दौड़ रहा है? कौन तेज दौड़ रहा है? भैया ये भाग रहा है 1.73 से, ये भाग रहा है 1 से। बोले सर वेलोसिटी ऑफ ए हमें साफ साफ दिख गया, सर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये तेज दौड़ रहा है v से, ए वाला बंदा तेज दौड़ रहा है v से। तो आप यहां इस चीज को समझे, गणित के हिसाब से तो कहानी कुछ और जा रही है। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे गलती करते हैं, मैंने सवाल सेम एक्स ग्राफ मैंने बना के दे दिया, ठीक है, सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, एक्स ग्राफ मैंने बना के दे दिया। बोले ठीक है, मैंने कहा बता कौन तेज दौड़ रहा है? तो बच्चों का अप्रोच क्या होता है, जल्दबाजी में जो गलती हो जाती है, बोले सर जी, बोला हाँ, बोले सर इसका स्लोप है -1, हाँ इसका स्लोप है -1/√3, हाँ बी का स्लोप ज्यादा है ए से, तो बी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। वही सवाल गलत, वही सवाल गलत। भाई बी का स्लोप ए से ज्यादा है, वो नंबर सिस्टम में ज्यादा है। अगर आपसे अगर सही प्रश्न पूछा जाए कि स्लोप का मैग्नीट्यूड किसमें ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो एक्सी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी अगर निगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब हम डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है, अगर कभी उसके आगे माइनस आ जा रहा है तो उसका एक ही मतलब होता है कि जिधर आपने पॉजिटिव माना है उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट आ गई है। तो इसका मतलब इन दैट केस यहां से अगर मैं सवाल पूछता सर स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, आपका ये सवाल क्या हो जाता? गलत हो जाता। आ रही बात समझ में? क्योंकि एक बहुत बढ़िया लाइन मैंने बोली, हो सके तो खोपचे में उस लाइन को लिख ले कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव आ जाती है, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव आ जाती है तो उसका मतलब होता है कि जिधर आपने पॉजिटिव माना है उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट है। हम लोग मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे, डायरेक्शन अलग मैग्नीट्यूड अलग। क्लियर है भाई साहब? तो अगर एक प्रश्न में पूछता सवाल बना के कि यहां पर दो आदमी हैं, एक है ए एक है बी, ठीक है, दोनों एक्स एक्सिस पे भाग रहे हैं, सच दैट दियर एक्सटी ग्राफ मैंने बना के दे दिया। अब मेरा प्रश्न है कौन ज्यादा तेज दौड़ रहा है? तो आप बोलोगे, बोले सर जी देखो यहां पर जो बंदा भाग रहा है उसका स्पीड √3 है, और यहां पे जो बंदा भाग रहा है उसका स्पीड 1 है। ये वाला बंदा तेज दौड़ रहा है, वो वाला बंदा धीरे दौड़ रहा है। इसका मतलब ए वाला तेज दौड़ रहा है, बी वाला धीरे दौड़ रहा है। मतलब यहां पे स्लोप का नंबर सिस्टम और स्लोप को फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें धीरे धीरे हम क्लास में सीखेंगे। तो बस बेटा आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। आज की क्लास मैंने बिल्कुल बेसिक रखी है, पहली क्लास हमेशा बेसिक रखी जाती है, ठीक है, क्या कि कोई बच्चे इधर उधर फैले ना, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को तेज लगा हो, किसी बच्चे को स्लो लगा हो, कोशिश करो स्पीड को मैच करने की, ठीक है। सारी बातें जो थी काम की मैंने आपको क्लास 1 में बता दी थी, स्टार्टिंग में मैंने समझा दी थी। टीचर पे ब्लाइंडली भरोसा रखें और ब्लाइंडली चीजों को फॉलो करते चले, ठीक है। बच्चों ने सिलेक्शन लेके दिखाए हैं बेटा,
ठीक है, सिलेक्शन निकाल के दिखाए हैं पिछले साल, आप भी निकाल के दिखाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। बस मेहनत करते रहो, जुड़े रहो, 13-13 14-14 घंटे पढ़ते रहो। आज की क्लास में फिजिक्स मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई, मैथमेटिक्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको रिवाइज कराया है। आप ये मत समझिएगा, पहली क्लास से जज मत कीजिएगा, बोले मास्टर तो जो है ना मैं बड़ा घटिया पढ़ा रहा मास्टर, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। ये सब, ये फिजिक्स तो इसमें है ही नहीं। फिजिक्स तो आपकी स्टार्ट होगी कुछ दिनों के 4-5 लेक्चर के बाद। अभी स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग थोड़ा वेक्टर पढ़ेंगे अच्छे से, फिर वेक्टर को जब अप्लाई करना सीखेंगे और जैसे फिजिक्स के अंदर घुसेंगे तब फिर अव्वल नंबर का जो है मजा आएगा। फिर भी नीचे कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर लिखें कि भाई साहब क्या वजह रह गई थी आपका पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार टाइप करें, टाइप करेंगे, शायद आपको चीजें याद रहेंगी और आप उस पर काम करोगे और फिर मिलके अच्छे अगले साल बढ़िया सा रिजल्ट निकालेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें क्या वजह रह गई थी कि पिछले साल आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक जुड़े रहिए, ठीक है, रहिए, टेक केयर। और अभी कद्दू गैंग अभी थोड़ा होल्ड रखो, ठीक है, जैसे जैसे फिजिक्स में मजा आना शुरू हो जाएगा फिर वहां पर हम लोग कद्दू 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 खेलना स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। कद्दू का मतलब कहीं हमारा साथ मैथमेटिक्स ने छोड़ दिया, मैथमेटिक्स ने बोल दिया कि भाई साहब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तब हम लोग कैसे उस चीज को अप्रोच, उस चीज को हम लोग डील करेंगे, उसका मतलब कद्दू है। काफी बच्चे सोचते हैं कद्दू का मतलब क्या, कुछ बच्चे टाइप भी कर रहे थे। तो खैर ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे फिजिक्स की आने वाली क्लासेस में, तब तक जुड़े रहिए, ठीक है, रहिए, टेक केयर।